Hello students, welcome to Sabath Academy. Yes, Sabath Academy. Students, Sabath Academy has thought of, Sabath Academy ने सोचा है students कि 11-12 के videos तो हम बना ही रहे हैं, but students काफ़ी टाइम ऐसा हो जाता है कि 11-12 साइंस स्ट्रीम में आने के बाद बच्चे कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स में लैक कर जाते हैं. सो व्हाट वी थॉट ऑफ दैट वील बी फोकसिंग ऑन लोअर स्टैंडर्ड, स्पेशली ऑन 9th एंड 10th, सो दैट आपके बेसिक्स जो है वो क्लियर रहे. एंड वी आर ऑल्सो थिंकिंग ऑफ टू स्टार्ट विद फाउंडेशन कोर्सेज. सो स्टूडेंट्स, व्हाट आई फेल सो इज दैट कि हमें आपके जो बेसिक लेवल से कॉन्सेप्ट्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर करना है. इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर. ओके, कोई किसी भी तरह का डाउट कुछ भी नहीं होना चाहिए. सो बिकॉज ऑफ दैट Sabath Academy has introduced a class 9 session. Okay, we have started with class 9 sessions, especially with science and maths. तो साइंस का फर्स्ट टॉपिक हमने कवर अप किया है, दैट इज कार्बन एंड इट्स कार्बन एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट. सो मूविंग ऑन टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ साइंस. See, according to index serial number, it is not the first topic, but according to the concepts we have thought that we should be starting with this chapter, that is carbon and important element. So students, let's move on to the topic very quickly. Yes, carbon and important element. Students, now as I told you, basic concepts clear होने चाहिए. Yes, basic concepts में सबसे पहले चीज़ क्या आती है कि भाई सबसे basic नाम, उसका मतलब क्या होता है. यस, कार्बन तो भाई एक एलिमेंट का नाम है, बट वो एलिमेंट क्या होता है. ओके, कार्बन एक एलिमेंट का नाम है, बट एलिमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स. तो फॉर अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्स, ओके, फॉर अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्स अ क्वेश्चन अराइजेज इन आवर माइंड कि भाई एलिमेंट क्या होता है. मैम, थोड़े बड़े होने के बाद हमें याद नहीं रहता, बट ईच एंड एवरी लेवल पे वी शुड बी क्लियरिंग आवर डाउट्स फ्रॉम द वेरी रूट लेवल. यस, नाउ व्हाट इज एन एलिमेंट. एन एलिमेंट इज एक्चुअली, क्वेश्चन तो आया ही है कि एलिमेंट क्या है, तो भाई एलिमेंट का आंसर भी देख लेते हैं. यस, वेल, एलिमेंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस एनी मोर. नाउ व्हाट डज दैट मीन. भाई अगर फल से कि कोई एक मैटर है, ओके, कोई एक मैटर, दैट मीन्स विच ऑक्यूपाइज स्पेस, ओके, विच हैज़ गॉट अ मास एंड स्पेस. तो अगर ये कोई एक मैटर है, तो ये अगर हम इसे ब्रेक करें छोटे छोटे पीसेस में, अगर हम इसे ब्रेक करते जाए, तो अ पॉइंट विल कम, अजम्पशन, अगर ये एक छोटे से टुकड़े में कन्वर्ट हो जाता है ब्रेक करके, तो छोटे से टुकड़े में अब this smaller piece which cannot be further divided is known as no further simplifications. Okay, इसको हम आगे और छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं कर सकते. It's not at all possible. Now that is an element. जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा ना स्टूडेंट्स, वही है एलिमेंट. ओके, अच्छा मैम, हमने कुछ एटम करके भी सुना है. येस, एटम इज नथिंग बट एन एलिमेंट. ओके, एटम इज एन एलिमेंट. येस, एटम बोलो या एलिमेंट बोलो, कहीं ना कहीं बात एक ही होती है स्टूडेंट्स. अच्छा, अगर फिर भी कंफ्यूजन से, आई विल क्लियर योर डाउट्स. स्टूडेंट्स, एटम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड प्रोटॉन्स. एटम इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. येस, सो प्रोटॉन्स P+ पॉजिटिव चार्ज होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स E- चार्ज होते हैं. प्रोटॉन्स के साथ साथ न्यूट्रॉन्स भी आता है which has got no charge, that is neutral in nature. Okay, प्रोटॉन्स के साथ न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने ऑर्बिट में होते हैं. हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा होगा प्रीवियस चैप्टर्स में, प्रीवियस क्लासेस में. यस, तो एटम अगेन किन चीज़ों से बनता है स्टूडेंट्स. प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. ओके, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उतने ही न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, एक्सेप्ट सम स्पेशल केसेस. यस, तो एटम इन चीज़ों से बनता है. और एक टाइप का एटम, दैट मीन्स एक सिंगल टाइप ऑफ एटम मेक्स वन एलिमेंट. एंड ऐसा बोल सकते हैं कि एटम इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम. एलिमेंट इज मेड ऑफ ओनली वन एटम. ओके, तो कहीं ना कहीं बात तो एक ही होती है ना स्टूडेंट्स. मैं कहूँ या माई सेल्फ कहूँ, बात तो एक ही है. येस, सो एटम इज एन एलिमेंट हम बोल सकते हैं. ओके, एलिमेंट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू ग्रुप्स.
अब जो एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में हम देखेंगे आगे, जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम अरेंज करते हैं, ओके 1 2 3 4 ऐसे अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर हम अरेंज करते हैं। एंड उस टेबल पे हमने कैटेगराइज किया हुआ है मेटल्स, ओके कुछ एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स एंड कुछ मेटलॉइड्स। द एलिमेंट विच हैज़ गॉट वेरियस प्रॉपर्टीज, जैसे सोनोरिसिटी, रिंगिंग साउंड आती है स्टूडेंट्स, जब हम कॉइन्स उछालते हैं ना, या फिर बहुत सारे कॉइन्स होते हैं हम ऐसे आवाज़ करते हैं छन छन छन, ऐसे कुछ आवाज़ आती है, दैट इज़ नोन एज सोनोरिसिटी, ओके। फिर उनमें कुछ लास्चर होता है, कुछ शाइनिंग सरफेस होते हैं, कुछ जैसे कॉइन्स हमने देखे होंगे शाइन भी करता है ना, आवाज़ तो आती है, शाइन भी करता है, लास्चर होता है। मेटल्स आर डक्टाइल मेलिएबल, मेटल्स के वायर्स देखे होंगे आपने, मेटल्स के शीट्स देखे होंगे, ओके ये सारे प्रॉपर्टीज़ जो एलिमेंट होल्ड करता है उसे हम मेटल्स बोलते हैं। और ये सारे प्रॉपर्टीज़ जो होल्ड नहीं करता, ओके उसके कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस वो होते हैं नॉन मेटल्स, ओके जैसे सोनोरिसिटी नहीं होती, लास्चर नहीं होता, डक्टाइल नहीं है, मेलिएबल नहीं है, ये सारे प्रॉपर्टीज़ जिसको नहीं होते वो है नॉन मेटल्स। एंड वेराज मेटलॉइड्स क्या है मैम? यस, मेटलॉइड्स आर दोज एलिमेंट्स विच कंटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड, यस सही गेस किया होगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ओके। सो मेटलॉइड्स आर मेड अप ऑफ द प्रॉपर्टीज होल्डिंग मेटल एंड नॉन मेटल, दोनों के प्रॉपर्टीज होल्ड करती है, यस। तो इसको हम काफ़ी डिटेल में आगे के चैप्टर्स में जानेंगे, ओके। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यस इंट्रोडक्शन। अच्छा कार्बन के बारे में, भाई एलिमेंट के बारे में तो काफ़ी जान लिया, अब उसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। भाई कार्बन एक एलिमेंट है, हमने एलिमेंट के बारे में जाना, बट कार्बन के बारे में, यस तो चलिए, सो व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट इज कार्बन? भाई हमने एलिमेंट के बारे में जान लिया, अब कार्बन के बारे में बताओ तो कार्बन कैसा एलिमेंट है? तो कार्बन इज एन एलिमेंट विच इज़ अबेंडेंटली फाउंड इन नेचर, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में नेचर में है, ओके अबेंडेंटली, and occurs in free as well as in combined state. फ्री स्टेट में तो है ही, बट कंबाइंड स्टेट में भी अवेलेबल है। अच्छा अबेंडेंटली इन नेचर, फ्री या कंबाइंड हम बाद में देख लेंगे, पहले देखते कि भाई कैसे अवेलेबल है। स्टूडेंट्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, हम जब सांस लेते हैं, है ना, बाबा रामदेव का काफ़ी फेमस आसन है प्राणायाम, ओके अनुलोम विलोम। तो व्हाट वी डू इन दैट, हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो वाइल एक्सेलिंग आउट तो हम उसमें क्या रिलीज करते हैं, सांस लेते हैं ऑक्सीजन विच इज़ गिवन बाय प्लांट्स, बट देते क्या है बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, तो वो कंबाइंड स्टेट में हुआ CO2, यस। और एग्जाम्पल्स देखें अगर, तो गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, ओके कार्बन मोनोऑक्साइड्स ये फॉर्म में होते हैं, जो केमिकल फैक्ट्रीज रिलीज करती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में होता है। तो स्टूडेंट और एग्जाम्पल्स देखिए अगर, जो पेपर्स जिसमें हम लिखते हैं, न्यूज़पेपर्स जिसमें न्यूज़ प्रिंट होके आते हैं, या जो नॉर्मल पेपर्स है हमारे टेक्स्ट बुक के जो पेपर्स हैं, राइटिंग बुक के पेपर्स, नोटबुक्स के पेपर्स, कोई भी पेपर्स ले लो, उसमें भी कार्बन होता है स्टूडेंट्स, दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज इज ऑल्सो सब्सटेंस मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो उसमें भी कार्बन है इन अ कंबाइंड फॉर्म। तो कार्बन हमें हर जगह दिखता है, गाड़ियों से रिलीज हो रहा है, रेफ्रिजरेटर्स से CFC रिलीज होता है ना, बट आजकल तो इतने नहीं होते। तो बहुत सारी जगहों पे नॉर्मली हम डे टू डे लाइफ के हर एक चीज़ में कार्बन देखते हैं। जब हमें कोई चीज़ ज़रूरत नहीं होती, विच इज़ अ वेस्ट, हम उसको जला देते हैं, तो जो एंड में रिजल्ट निकलता है वो भी एक तरह का कार्बन है, जो ऐश, ब्लैक कलर का ऐश बचा हुआ मिलता है, वो भी एक तरह का सब्सटेंस, कार्बन सब्सटेंसेस है, ओके। तो वी सी अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन इज अबेंडेंट इन नेचर, ओके। तो दूसरी पॉइंट क्या है, कार्बन इज अ नॉन मेटालिक, कार्बन इटसेल्फ इज अ नॉन मेटालिक एलिमेंट, नॉन मेटालिक केमिकल एलिमेंट विच इज फाउंड इन ग्रुप 14। यस हम उसको देखेंगे डिटेल में इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो हेनरी मोजली ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ हेनरी मोजली हु हैज प्रपोज्ड दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उनके ग्रुप 14 उन्होंने अरेंजमेंट की अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, ओके अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। जैसे ये जो ग्रुप्स देख रहे हैं स्टूडेंट्स आप, ये क्या है, एटॉमिक नंबर्स है, ओके एटॉमिक नंबर्स, यस। तो ये 1 2 3 4 ऐसे करते करते 18, कितने ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स, 18, और पीरियड्स कितने हैं, 7, ओके यस। तो 18 ग्रुप्स में से 14th ग्रुप जो है वो हमारा कार्बन है, ओके 14th ग्रुप,
ओके, मैंने जूम करके दिखा दी स्टूडेंट्स आपको। यस, जो 14th ग्रुप है वो है हमारा कार्बन के लिए। ओके, 14th ग्रुप एंड कौन सा पीरियड स्टूडेंट्स? सेकेंड पीरियड। यस, सेकेंड पीरियड। और ये अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, जैसे मैंने कहा अरेंज किया है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। तो स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 6। ओके, चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट इज इट सिंबल। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन का सिंबल क्या है स्टूडेंट्स? कार्बन का सिंबल है C। सिंबल ऑफ कार्बन इज C। सिंस आई वॉज यूजिंग माई कीबोर्ड तो मेरे मुंह से वो निकल गया। यस, सिंबल ऑफ कार्बन इज C। एटॉमिक नंबर जैसे मैंने बताया 6 है। ओके, एटॉमिक नंबर वाइज अरेंज किया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। एटॉमिक मास नंबर इज 12। अच्छा, एटॉमिक नंबर किससे मिलता है स्टूडेंट्स? या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन से या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। वेर एज विच इज डिनोटेड बाय A। ओके, which is denoted by capital A, और atomic mass number is denoted by atomic number is denoted by Z and atomic mass number is denoted by A। तो स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला है Z प्लस N। जैसे मैंने कहा था कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उतने ही न्यूट्रॉन्स होते हैं, बट कुछ स्पेशल केसेस हैं जैसे सोडियम एंड ऑल, तो उन केसेस में जो न्यूट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। ओके, जैसे हम हायर क्लासेस में जाएंगे हमारे ये डाउट्स भी क्लियर होंगे कि मैम ऐसा क्यों होता है। तो फिलहाल अभी हम ये देखते हैं कि भाई एटॉमिक मास नंबर कैसे पता चलता है। जैसे मैंने कहा कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन सेम होंगे, तो Z क्या है? एटॉमिक नंबर। तो 6 + 6 कितना हो गया? ये हो गया 12। ओके, तो एटॉमिक मास नंबर मिल गया हमें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट्स 2,4 है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है स्टूडेंट्स, उसका एक फॉर्मूला है 2n²। यस, नाउ n क्या है? n इज आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। ओके, नंबर ऑफ ऑर्बिट, हम कौन से ऑर्बिट के ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने देखा है, तो मैं इसे डिटेल में बताऊंगी आपको अभी। तो n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे? तो सबसे पहला फर्स्ट आएगा, n जब फर्स्ट होगा तो 2 × 1² विच इज 2। दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2। सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 × 2²। 2² इज 4, 4 × 2 इज 8। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं स्टूडेंट? सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स। बट अगर हम स्ट्रक्चर देखें कार्बन का, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है स्टूडेंट्स, अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं कार्बन का तो क्या है यहाँ पे? यस, तो फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज माई फर्स्ट ऑर्बिट। ओके, एंड दिस इज माई सेकेंड ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑर्बिट में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 और 2। यस, हमने देख लिया फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है? मतलब वो कितना होल्ड कर सकता है ना। जैसे अगर हमारी कैपेसिटी है, मेरी कैपेसिटी, आई कैन ईट 2 चपातीज। इफ़ मामा विल गिव मी 3 चपातीज, आई वोंट बी एबल टू। इफ़ शी गिव्स 1 चपाती, अगर चलो कुछ है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है बट मुझे एक ही चपाती खाने को दिया तो भी तो मेरा पेट नहीं भरेगा। यस, तो सिमिलरली यही चीज़ होती है। सेकेंड की कैपेसिटी कितनी है स्टूडेंट्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स की, बट एक्चुअली है कितना? 1, 2, 3 और 4। तो इसकी ज़रूरत कितनी है? 4 इलेक्ट्रॉन्स तो है मेरे पास भाई, अभी मुझे कितने चाहिए? 4 और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो इसी को कहते हैं वैलेंसी। ओके, 4 और इलेक्ट्रॉन्स की हमें ज़रूरत है, तो वैलेंसी इज नोन एज 4। अच्छा, आपको देख के लगता होगा मैम लास्ट ऑर्बिट में जितना है उतना ही है, बट नहीं, ये हर केसेस में पॉसिबल नहीं होता। ओके, तो वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। ये इसलिए इसे कहा जाता है टेट्रावैलेंट। टेट्रा मीन्स 4 और वैलेंट मीन्स वैलेंसी, टेट्रावैलेंट कार्बन। ओके, यस, और कहा गया है लास्ट पॉइंट, दैट इज नॉन मेटालिक एलिमेंट। भाई इसमें कोई भी मेटालिक प्रॉपर्टीज नहीं है, ये एक तरह का नॉन मेटल है, नॉन मेटालिक एलिमेंट है। ओके, तो होप सो स्टूडेंट्स आपको ये सारी बातें याद रहेंगी। सिंबल ऑफ कार्बन इज C, एटॉमिक नंबर इज 6, एटॉमिक मास नंबर इज 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,4। ओके, होप सो ये समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे है, कैसे पता चलता है। ओके, 2 + 4 इसका एडिशन अगर हम करते हैं तो क्या निकलता है? 6। तो हम एटॉमिक नंबर को ही बाइफरकेट करते हैं। हमें पता चला कि भाई एटॉमिक नंबर 6 है, तो 6 में से पहले ऑर्बिट में कितनी कैपेसिटी है? 2, फिर बचा कितना? 4। इसीलिए इसको 2,4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखा गया। ओके, नेक्स्ट वैलेंसी पता चल गया हमें कि ये 4 है।
फिर लास्ट दैट इज ये नॉन मेटालिक एलिमेंट है। होप सो आपको ये सारे आइडियाज़ क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट्स। यस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड्स, अच्छा स्टूडेंट्स, हमने जब कार्बन के बारे में पढ़ा तो हमने देखा कि कार्बन नेचर में फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है और कंबाइंड स्टेट में भी। अच्छा, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है और कंबाइंड में भी। फ्री स्टेट में मतलब कार्बन अकेला होगा, ओके, वेयरएज कंबाइंड स्टेट दैट इज नोन एज कॉम्पाउंड्स, मतलब कंबाइंड किसी ना किसी के साथ कुछ अमाउंट में कहीं ना कहीं से कुछ मिक्सअप हो गया और ये बन गया एक तरह का कंपाउंड, ओके। तो यहाँ से थोड़ा वहाँ से थोड़ा मिक्स करके हमने कंपाउंड बना लिया। अब कंपाउंड होता क्या है स्टूडेंट्स? कंपाउंड और मिक्सचर्स में एक डिफरेंसेस है। हमें लगेगा कि भाई यहाँ से थोड़ा वहाँ से थोड़ा, जैसे मिक्स भेल बनाते हैं, भेलपुरी वाले के सामने जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, भाई थोड़ा सा तीखा डालना, थोड़ा सा ये सेव डाल देना, थोड़ा सा स्पाइसी डाल देना। तो हमारा वहाँ पे क्या होता है कि कोई प्रपोर्शन फिक्स नहीं होता। अभी भेलपुरी वाला शेंगदाने गिन गिन तो नहीं डालता कि भाई 1 2 3 4 ऐसे नहीं डालता ना। ही जस्ट गोज ऑन इनटू अ रफ मेजरमेंट, भाई थोड़ा सा ले लिया डाल दिया ऐसे। तो बट वो होता है मिक्सचर्स जिसमें रेशियोज जो है वो फिक्स नहीं होते, ओके। मिक्सचर्स मतलब किसी भी अमाउंट में हमने ऐड ऑन कर दिया। बट कंपाउंड्स जो है उनमें जो रेशियो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स? फिक्स होता है, ओके। सो नेक्स्ट टाइम कभी भी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि भाई व्हाट इज़ अ कंपाउंड, तो आप पहली बात ये तो याद रखना कि कंपाउंड्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो रेशियोज हैं वो फिक्स्ड होते हैं, ओके। वेयरएज कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, ओके। जैसे अगर हम बेसिक एग्जाम्पल की बात कर ले, हमारा लाइफ सेविंग लिक्विड दैट इज वाटर, है ना। यस, तो जल ही जीवन है। यस, जल ही जीवन है भाई। सेव वाटर सेव लाइफ। तो वाटर में स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि चाहे इंडिया हो, अमेरिका हो, रशिया हो, कहीं भी हो, वाटर का फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। H2O ही रहता है भाई। वहाँ जाने के बाद H3O थोड़ी हो जाता है या फिर HO हो जाता है, नहीं, इसका प्रपोर्शन फिक्स्ड है। क्या फिक्स्ड है कि भाई 2 हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन ही कंबाइन होगा एंड इट विल फॉर्म अ वाटर मॉलिक्यूल। यस, तो ये कहीं भी हो, पोलर रीजन्स में हो, सदर्न रीजन्स में हो, नॉर्दर्न रीजन्स में हो, कहीं पे भी हो, वाटर का proportion fixed है, that is H2O, 2 molecules of hydrogen, one element of oxygen, okay। तो स्टूडेंट्स, कंपाउंड्स which consist of 2 or more types, ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख सकते हो आप NaOH, यहाँ पे अगर proportion देखिए सोडियम एक ही है, ऑक्सीजन एलिमेंट भी एक ही यूज़ हुआ है और हाइड्रोजन भी एक ही यूज़ हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है 1 या 2, एक तो नहीं होगा, 2 या 3 या 4 ऐसे कुछ भी कॉम्बिनेशंस के बन सकते हैं, ओके। एंड ये जो है दे आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवैलेंट बॉन्ड्स और आयोनिक बॉन्ड्स, ओके। कोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड्स के बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं, हम चीज़ों को पहले समझ लेते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड्स जैसे हम किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, और आयोनिक बॉन्ड्स मतलब टोटली लेना देना होता है, ओके। तो कंपाउंड्स जो बन रहे हैं यहाँ पे बाय 2 और मोर टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट्स, तो ये जो है फर्दर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में कैटेगराइज्ड है। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक वो होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं हमें, ओके। प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन दोनों से ही मिलता है, ओके। प्लांट्स और एनिमल से डायरेक्टली मिल रहा है, दैट मीन्स वो ऑर्गेनिक हो गया क्योंकि वो नेचर से दे रहा है। और प्लांट्स और एनिमल्स से जो नहीं मिलता, अपार्ट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे कि जो मिनरल्स से मिल रहा है, दोज आर नोन एज इनऑर्गेनिक, ओके। ऑर्गेनिक की बात याद रखिएगा, प्लांट्स एंड एनिमल से जो मिल रहा है वो है ऑर्गेनिक, वेयरएज जो इनऑर्गेनिक है वो मिनरल्स से मिलता है। प्लांट्स और एनिमल्स को छोड़कर बाकी जो भी कुछ होगा वो इनऑर्गेनिक होगा, ओके। यस, तो ऑकरेंसेस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के बारे में डाउट आई तो मैंने कंपाउंड्स क्लियर कर लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे, एक और स्टेप आगे, दैट इज फॉर ऑकरेंसेस ऑफ कार्बन। भाई कार्बन मिलता कहाँ पे है, होता कैसा है, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। यस, तो ऑकरेंसेस ऑफ कार्बन की बात करते हैं। ऑकरेंसेस ऑफ कार्बन की बात करते हैं। यस, तो कार्बन स्टूडेंट्स डिराइव किया गया फ्रॉम द वर्ड कार्बो। कार्बो का मतलब होता है कोल, कोल में कार्बन होता है इसीलिए इसको ना कहा गया कार्बन, ओके। सो कार्बन इज फाउंड इन नेचर, ऑब्वियसली नेचर में मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हमने तो नहीं बनाया भाई, नेचर से मिल रहा है। इन फ्री एज वेल एज कंपाउंड स्टेट, यस, इसीलिए मैंने ये डाउट क्लियर किया स्टूडेंट्स कि कंपाउंड स्टेट क्या होता है, कंबाइंड फॉर्म। यस, सो कार्बन इन द फ्री स्टेट इज फाउंड एज डायमंड एंड ग्रेफाइट एंड इन द कंबाइंड स्टेट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, कार्बन जो अकेला अवेलेबल होता है ना,
वो या तो डायमंड में अवेलेबल होगा अकेला, या तो ग्रेफाइट में, या तो फुलरीन में। ओके, तो आगे फुलरीन के बारे में भी बात करेंगे। डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, ये सारे जो हैं फ्री स्टेट में कार्बन मिलता है वहाँ पे। whereas कंबाइंड स्टेट में तो बहुत सारे हैं, एज ऑन लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स। ओके, कार्बोनेट सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सॉरी यहाँ पे हम कार्बन की बात करें तो सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट ही कंसिडर होगा। हाँ, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड ऑल, ये सब भी कंसिडर होगा। ओके, सोडियम कार्बोनेट दैट इज NaHCO3, this is sodium bicarbonate, and carbonate is Na2CO3, this is sodium carbonate। ये होता है वॉशिंग सोडा और ये होता है बेकिंग सोडा। जो हम खाने में यूज़ करते हैं ना बेकिंग सोडा, वो है NaHCO3। ओके, यस। तो कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल्स, कैलामाइन यहाँ पे दिया है, जिंक कार्बोनेट ZnCO3। ओके, CO3 इज कार्बोनेट, ZnCO3 हो गया कैलामाइन, या फिर इसका दूसरा नाम है जिंक कार्बोनेट। ओके, यस। तो स्टूडेंट्स ये बहुत सारे मेडिसिन वगैरह में भी यूज़ होता है। अब देख सकते हैं मैंने कुछ पिक्चर्स लिए हुए हैं फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट और ये हो गया जिंक कार्बोनेट। ओके, इसका कुछ कंपनीज़ हैं जो ये बना के बेचती हैं। नेक्स्ट इज फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स में कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। मैम अभी कोल तो कहा कि भाई कार्बन है, प्योर स्टेट में फाइंड आउट होता है, नहीं, कोल में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी तो होती हैं स्टूडेंट्स। वेयरएज कोल माइंस के अंदर डायमंड्स हमें मिल जाता है। ओके, देखा होगा ना कोयले के खान में ही हीरे मिलते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने हिंदी में सुने होंगे। यस, सो पेट्रोलियम, नेचुरल गैस में बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ भी तो ऐड ऑन होती है, तो वो एक तरह का कंबाइंड फॉर्म होता है। नेक्स्ट इज कार्बोनेशियस न्यूट्रिएंट्स। कार्बोनेशियस न्यूट्रिएंट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें कार्बन होता है उसे कार्बोनेशियस न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसका फॉर्मूला होता है CXH2O1। ओके, जितना X होगा उतना ही Y होगा, ये हो गया कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला। नेक्स्ट प्रोटीन्स एंड फैट्स। स्टूडेंट्स प्रोटीन्स में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऐसे ऑक्सीजन, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स जो है अवेलेबल रहते हैं। इवन फैट्स के भी, फैट्स में तो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, काफ़ी डिटेल्ड चीज़ें हैं ये, तो हम यहाँ पे सिर्फ अपने सिलेबस के बेसिस पे सिर्फ फोकस कर रहे हैं। कार्बोनेशियस न्यूट्रिएंट्स मतलब जिसमें कार्बन्स होंगे। यस, तो प्रोटीन में कार्बन है, फैट्स में कार्बन है, हर किसी में कार्बन है। यस, नेक्स्ट इज नेचुरल फाइबर्स, जैसे कॉटन, वूल, सिल्क, इन सब में भी कार्बन्स के अलावा और बहुत से मेंबर्स कंबाइंड होते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है स्टूडेंट्स? एलोट्रॉफिक नेचर ऑफ कार्बन। नाउ व्हाट इज एलोट्रॉफिक नेचर ऑफ कार्बन? नाउ एलोट्रॉफिक नेचर होता क्या है स्टूडेंट्स? कार्बन एक ऐसा मेंबर है, जैसे स्टूडेंट्स हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है, कार्बन की वैलेंसी है 4। दैट मीन्स कहीं ना कहीं इसके पास जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके मैंने यहाँ पे 4 डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हर एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो ये आपस में क्या करते हैं, ये कार्बन बोलता है कि भाई देख मेरे पास भी 4 है एंड तेरे पास भी 4 है, तो क्यों ना एक काम करे हम आपस में शेयर कर ले, है ना, शेयर कर सकते हैं। यस, आपस में शेयर करते हैं कार्बन, तो देख सकते हो कि इन दोनों के बीच में कार्बन शेयर हो गया। सिमिलरली ये भी शेयर करता है अपना इलेक्ट्रॉन। अच्छा, आगे हो सकता है क्या मैम कि ये ब्रांच चेन में कनेक्टेड हो? ये स्टूडेंट्स देख सकते हैं ये लीनियर चेन में कनेक्टेड है। वेरस अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हो सकता है कि दूसरे किसी और कार्बन से भी कनेक्टेड है ना ब्रांच्ड फॉर्म, तो दैट मीन्स रिंग, सर्कल, रिंग में कनेक्ट हो सकते हैं, लीनियर चेन में कनेक्ट हो सकते हैं, क्रॉस चेन में कनेक्ट हो सकते हैं। एनी विच वेज दे कैन कनेक्ट ईच अदर। ओके, या तो वो एक बॉन्ड शेयर करेंगे, या तो 2 बॉन्ड शेयर करेंगे, या तो 3 ही बॉन्ड्स शेयर करते हैं। ओके, चारों के चारों बॉन्ड्स आपस में शेयर नहीं करते। उसका रीज़न ये है स्टूडेंट्स कि, अच्छा मैं आपको वो भी बता देती हूँ, क्यूरियोसिटी, डाउट्स तो रहते हैं मन में कि भाई ऐसा क्यों है। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गए आपस में शेयरिंग की बात कि भाई तेरा ये है मेरा ये है, हम दोनों शेयर करते हैं। यस, तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं अगर हम बात करें तो ये तीनों के बॉन्ड्स शेयर, ये तीनों शेयर कर सकते हैं आपस में। वेरएस जो ऑपोजिट साइड्स वाले हैं वो शेयर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। राइट नाउ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ कि ये ऑपोजिट साइड्स में होते हैं। ओके, 2 पोल्स अभी ऑपोजिट साइड्स में हैं, तो क्या हम उनको मिला सकते हैं? नहीं। तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है कि 2 कार्बन्स के 3 मैक्स टू मैक्स 3 ही बॉन्ड्स बन सकते हैं। जैसे C2C 1 बन गया, फिर C2C 2 बन गया, फिर C2C ट्रिपल बॉन्ड 3 बन गए।
बट कहीं ना कहीं उसकी एक वैलेंसी जो है स्टिल इनकम्प्लीट होती है, इसीलिए वो किसी भी फैशन में अरेंज हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ये तो हो गया हमारी एलोट्रोपिक नेचर ऑफ कार्बन। नाउ कार्बन इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग मेनी एलोट्रोप्स, स्ट्रक्चरली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट ड्यू टू इट्स वैलेंसी। यस, हमने वही तो बात की, स्ट्रक्चरली अगर इसको हम देखें तो ये तो हो गया लीनियर फैशन में, वेराज अगर इसको देखें तो ये हो गया ब्रांच्ड मैनर में, एंड सो ऑन। भले ये स्ट्रक्चर, जैसे अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में लिखूँ, ये ऐसे अरेंज करो इनको, या फिर ऐसे अरेंज करो, या फिर ऐसे अरेंज करो। ओके, किसी भी इसे हम किसी भी फैशन में अरेंज करें, या तो लीनियर या तो फिर ब्रांच्ड, कैसे कैसे भी अरेंज कर ले, इसका सिर्फ स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, है ना। जैसे ये लीनियर में था और ये अभी क्या हो गया, ये अभी लीनियर में था और ये हो गया ब्रांच्ड मैनर में। ओके, तो स्ट्रक्चरल डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं बट केमिकली वो सेम ही काम करेंगे। ओके, यस, ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इट्स वैलेंसी। यस, तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन देख लेते हैं भाई। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन जो है वो दो तरह के होते हैं। ओके, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन जो है वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है क्रिस्टलाइन, जैसे हमने डायमंड्स देखे हैं, क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स के होते हैं, आयोडीन एंड ऑल, है ना। आयोडीन को भी देखा होगा आपने, क्रिस्टलाइज्ड होता है। अभी तो आयोडाइज नमक मिलता है, बट पहले अगर आपने देखा होगा कि वो एक क्रिस्टल जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। यस, यस, क्रिस्टलाइन फॉर्म। ओके, क्रिस्टल जैसे स्ट्रक्चर में देखते हैं। डायमंड्स तो हमने देखा ही है। यस, तो देखते हैं आगे फर्स्ट पॉइंट, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ एलोट्रोप ऑफ कार्बन क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म, दैट मीन्स इसकी अरेंजमेंट अगर जो एक बार हो गई तो हो गई, इसे चेंज नहीं कर सकते। यस, दे हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, MP एंड BP। ओके, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही इसके काफ़ी हाई होते हैं। यस, अ क्रिस्टलाइन फॉर्म, थर्ड पॉइंट, अ क्रिस्टलाइन फॉर्म हैज़ अ डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल शेप। इसका एक ज्योमेट्रिकल शेप होता है, इसके शार्प एजेस होते हैं और प्लेन सरफेसेस भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स, डायमंड्स एंड ऑल ग्राफाइट्स को तो हम कट करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, है ना, उनको कट करके एक प्रॉपर शेप दिया जाता है। बट वेर एज अगर वो उसका नेचुरल ऑकरेंसेस देखे अगर, तो वो एक प्रॉपर डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होते हैं, उसके कुछ शार्प एजेस होते हैं और प्लेन सर्फेसेस भी होते हैं। ओके, तो उन्हें हम अपने रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे शेप आउट करते हैं। So carbon which has got 3 crystalline allotropes, one is diamond, as you can see crystalline structure दिख रहा है, next is graphite, okay, and next is bucky tubes. Bucky tubes is nothing but fluorines. Yes, तो ये naturally free carbon forms बोले जाते हैं इन्हें, diamond, graphite and bucky tubes, या फिर हम इसे fluorine भी बोलते हैं। ओके, तो चलिए एक एक को डिटेल एनालाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। डायमंड देख सकते हैं यहाँ पे चमक रहा है काफ़ी अच्छे से। यस, सो डायमंड्स विच इज एक्चुअली फाउंड इन इंडिया। भाई मैं डायमंड तो है लेकिन मिलता कहाँ पे है भाई? यस, इंडिया में मिलता है ना। कहाँ मिलता है? गोवलकोंडा, दैट इज कर्नाटका रीजन में, कर्नाटका स्टेट में गोवलकोंडा रीजन। ओके, एंड पन्ना जो कि MP में सिचुएटेड है। सो ये तो हो गया इंडिया की बात। भाई बाहर कहीं मिलता है क्या? भाई बाहर भी बहुत सारी जगहों पे मिलता है, दैट इज साउथ अफ्रीका, हाँ, ब्राज़ील, बेल्जियम, रशिया एंड अमेरिका, काफ़ी जगहों पे मिलता है भाई। यस, स्टूडेंट्स, अगर डायमंड की बात आ रही है ना, तो एक बहुत फेमस डायमंड हुआ करता था, अभी भी कहीं बहुत रेयरली मिलता है, जैसे बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पास, कोहिनूर डायमंड। यस, सो कोहिनूर डायमंड स्टूडेंट्स ये 13th सेंचुरी में अवेलेबल था। अभी तो फिलहाल बहुत ही रेयर है, कहीं करोड़ों में किसी एक के पास हो गए। कोहिनूर डायमंड वो आंध्र प्रदेश में मिला था 13th सेंचुरी में, काफ़ी फेमस था बिकॉज ऑफ इट्स शाइनिंग प्रॉपर्टी, काफ़ी हाई कैरेट्स का था, आई थिंक मोर देन 185 कैरेट्स। तो कोहिनूर डायमंड, बात आई डायमंड की तो हमने सोचा चलो ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि कोहिनूर डायमंड जो 13th सेंचुरी में अवेलेबल था, उसका जो कैरेट वैल्यू थी वो मोर देन 185 कैरेट्स की थी, वो काफ़ी हेवियर था। तो इंडिया में भी काफ़ी फेमस चीज़ें मिली हैं भाई। यस, तो आगे बढ़ते हैं उसके स्ट्रक्चर की तरफ। स्टूडेंट, स्ट्रक्चर में हमने बात की कि भाई इसे एक डेफिनाइट स्ट्रक्चर होता है, इसका अरेंजमेंट एक डेफिनाइट फॉर्म में होता है। यस, तो डायमंड्स जो है इसके हर एक कार्बन के साथ 4 दूसरे कार्बन अटैच्ड है बाय कोवैलेंट बॉन्ड्स। अच्छा स्टूडेंट्स, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में मैंने एक बात कही थी, कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग। ओके, शेयरिंग, भाई ना तेरा ना मेरा, दोनों शेयर करते हैं। ओके, यस,
कभी कभी एग्जाम्स के वक्त हमारे नोट्स खो जाते हैं ना, तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ यही करते हैं, शेयर कर लेते हैं। यस, सो एज यू कैन सी स्टूडेंट्स, अगर हम इस कार्बन की बात करें तो ये एक तरह का, मतलब हमने एक यूनिट, मतलब काफ़ी बड़े से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से हमने एक छोटा सा यूनिट लिया हुआ है। तो इस कार्बन की अगर हम बात करें तो ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 1 2 3 एंड 4। एज यू कैन सी इट इज़ कनेक्टेड टू 1 2 3 एंड 4 कार्बन। तो कोई भी कार्बन ले लीजिए स्टूडेंट्स, ऐसे ही दिखेगा। ये कार्बन अगर लेते हैं तो 1 2 3 एंड 4, ये 4 कार्बन से कनेक्टेड है। यस, तो कार्बन डायमंड का जो अरेंजमेंट है इन कार्बन, एज यू कैन सी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही दिख रहे हैं आपको, इसीलिए कहा जाता है कि इन फ्री स्टेट ऑफ कार्बन हमें डायमंड इज फाउंड, सॉरी, कार्बन जो है हमें डायमंड में ऐसे अरेंज होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन अरेंजमेंट्स हो, फ्री कार्बन अवेलेबल होते हैं, उसके साथ कुछ भी नहीं होता। यस, तो कोवैलेंट बॉन्ड्स, भाई अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि कार्बन के पास 4 वैलेंसीज हैं, वो चारों वो अपने कार्बन के साथ ही शेयर करता है। एक तरफ कार्बन, दूसरी तरफ कार्बन, तीसरी तरफ कार्बन एंड चौथी तरफ भी कार्बन ही है। और ये एक तरह का 3D स्ट्रक्चर बनाता है, इस वजह से ये जो है काफ़ी हार्ड होता है। डायमंड इज़ वेरी हार्ड इन नेचर। ओके, यस, तो डायमंड के बारे में हमने देख ली कि कहाँ मिलता है, उसका स्ट्रक्चर। अब जानते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। यस स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी में सबसे पहला प्रॉपर्टी है दैट इज, सॉरी, प्योर डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। ओके, क्यों हार्ड होता है भाई, हमने 3D स्ट्रक्चर देखी उसकी, इस वजह से वो हार्ड होता है। नेक्स्ट, द डेंसिटी ऑफ प्योर डायमंड इज 3.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। डेंसिटी, यस, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। इसकी डेंसिटी कितनी है, 3.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। यस, थर्ड पॉइंट, द डायमंड्स डज नॉट डिजॉल्व इन एनी सॉल्वेंट्स, ना ही वाटर ना ही अल्कोहल। भाई वाटर तो हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, उसमें भी मिक्स नहीं हो रहा है, और अल्कोहल में भी नहीं। दैट मीन्स इट इज़ नॉट सॉल्युबल, है ना, सॉल्युबल नहीं है, वो डिसॉल्व नहीं होता। यस, नेक्स्ट, डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेरी बैड। नाउ व्हाट इज, व्हाई इट इज सो? अच्छा स्टूडेंट्स, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, द रीजन इज इट डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स, हमने देखा जब अरेंजमेंट्स हो रहे थे तो फर्स्ट ऑर्बिट में तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए थे न्यूक्लियस के पास। सेकेंड ऑर्बिट में हमने देखा कि 4 है, वो भी शेयर कर लिया है सबने, हर किसी ने 4 इलेक्ट्रॉन्स जो बचे वो भी शेयर हो गए, 1 2 3 4। तो भाई जब सब कुछ शेयर हो गया तो कोई फ्री बचा ही नहीं। अब कोई फ्री है ही नहीं, तो फिर किसके साथ, हु विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। ओके, तो इसलिए उसे कहा जाता है बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट, दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज, यस, अच्छा स्टूडेंट्स, डिग्री सेल्सियस में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, 3500 डिग्री सेल्सियस, मतलब 3500 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है। इट्स वेरी हाई ना। यस इट इज़। यस, अब बात करते हैं यूजेस की। यस, यूजेस की बात की तो भाई सबसे पहला यूज़ तो हमें सबको पता ही चल जाता है, अदर अ बॉय और अ गर्ल, कोई भी हो भाई, सबसे पहला यूज़ तो है मेकिंग ज्वेलरी आइटम्स। यस भाई, डायमंड रिंग तो लड़का हो या लड़की कोई भी पहन सकता है। यस, तो डायमंड ज्वेलरी पे सिर्फ लड़कियों का हक थोड़ी ही है। यस, तो चलिए फर्स्ट पॉइंट तो हमने कवर अप कर ली। सेकंड, डायमंड्स आर यूज्ड इन ग्लास कटिंग एंड रॉक ड्रिलिंग। ग्लास कटिंग एंड रॉक ड्रिलिंग में स्टूडेंट्स जो नाइफ्स यूज होते हैं वो डायमंड्स के बनते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, डायमंड नाइफ्स आर यूज्ड इन दी आई सर्जरी। ऑप्थाल्मिक सर्जरीज के लिए स्टूडेंट्स नाइफ्स जो यूज़ होते हैं ना, जैसे अगर कोई रेटिना इशू है या कोई प्यूपल इशू है, तो जो किसी भी सर्जरी के लिए यूज़ होता है, जो नाइफ्स यूज़ होते हैं, ऐसा कुछ नाइफ होता है, डायमंड स्टडेड नाइफ होता है। ओके, तो ये डायमंड से बना होता है वो नाइफ, जो आई सर्जरी के लिए यूज़ होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, नॉर्मल नाइफ से यूज़ नहीं कर सकते भाई, नॉर्मल नाइफ से अगर करते तो डायमंड नाइफ्स क्यों यूज़ करते? और एक बात, जो डायमंड नाइफ्स होते हैं वो मतलब बहुत जल्दी हील कर देता है और हार्मनेस नहीं पहुंचाता ज़्यादा। ओके, और क्योंकि हमारे जो आँखों में जो प्यूपल, रेटिना, कॉर्नियाज एंड ऑल, दे आर वेरी मच सेंसिटिव इन नेचर, और वो काफ़ी सॉफ्ट मसल्स होते हैं, तो उसके लिए डायमंड नाइफ्स जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है, बिकॉज उसमें डायमंड नाइफ्स जो है शार्प एजिंग कॉर्नर्स, शार्प एजेस होते हैं उसमें, तो काफ़ी तेज़ धार होगी तो जल्दी कटेगा और जल्दी हील भी हो जाएगा। यस, नेक्स्ट इज मेड, इट इज़ यूज टू मेक विंडोज गिविंग प्रोटेक्शन फ्रॉम रेडिएशंस इन स्पेस एंड इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ओके, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में स्टूडेंट्स जो विंडोज़ यूज़ होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बनाते हैं हम, क्योंकि स्पेस में भेजना होता है फॉर वेरियस रीजन्स,
जैसे कोई जोग्राफिकल रीजन मैप, गूगल मैप हम ओपन करते हैं, हम सारे जोग्राफिकल रीजन्स देख सकते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ सैटेलाइट्स। यस, हम इंटरनेट यूज़ करते हैं फॉर कम्युनिकेशंस एंड ऑल, बाय अगेन दैट इज़ द यूज़ ऑफ सैटेलाइट्स। तो हम हर आज की डेट में सैटेलाइट्स आर मच मोर इम्पॉर्टेंट इन आर डे टू डे एक्टिविटीज़। यस भाई, सुबह उठते ही हम व्हाट्सएप देखते हैं, हमें किसी फ्रेंड ने मैसेज किया नहीं किया, भाई ये कैसे होता है? अगेन सैटेलाइट्स ही तो है जो कनेक्टेड रहते हैं। यस, इंटरनेट सर्वर्स एंड आर मोबाइल डिवाइसेस एंड एवरीथिंग। तो ये जो सैटेलाइट्स में स्टूडेंट्स जो विंडोज़ होते हैं ना, ये जो विंडोज़ बने होते हैं वो रेडिएशंस, जो यूवी रेज जो which are very much harmful rays emitted by sun, ये रेडिएशन से और बाकी दूसरे रेडिएशंस भी होते हैं, उन रेडिएशन से प्रोटेक्शन के लिए हमें विंडोज़ बनाए जाते हैं फ्रॉम डायमंड्स। ओके, यस। तो चलिए अभी दूसरी बात करते हैं। भाई हमने देख लिया डायमंड कार्बन फ्री स्टेट में कहाँ कहाँ मिलता है। एक तो डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है फुलरीन। तो हम दूसरा ग्रेफाइट के बारे में देखते हैं। ग्रेफाइट विच इज़ नेचुरली फाउंड इन रशिया। अरे भाई, रशिया में मिलता है, न्यूजीलैंड में मिलता है, अमेरिका में मिलता है, इंडिया में भी तो मिलता है। इंडिया इज़ बेस्ट। यस, इंडिया में भी मिलता है, रशिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका एंड इंडिया। इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो डायमंड में क्या हो रहा था, डायमंड में हर एक कार्बन जो है 4 अलग अलग कार्बन से अटैच्ड है। बट वेयर एज इन ग्रेफाइट यहाँ पे एक कार्बन जो है, आप देख सकते हो, इफ आई टेक दिस कार्बन, ये 1, 2 एंड 3, सिर्फ और सिर्फ 3 ही कार्बन से अटैच्ड है। स्टूडेंट्स, कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4, बट ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है? सिर्फ और सिर्फ 3। दैट मीन्स इसका जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है वो फ्री इन नेचर है। तो आपने सही गेस कर लिया होगा कि एक भी इलेक्ट्रॉन अगर फ्री होता है तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। यस, so every carbon atom in graphite is bonded to 3 other carbon atoms in such a way that it forms a hexagon layered structure। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं ना वो हेक्सागन के बन रहे हैं। देखिए, ओके, ये क्या हो गया? हेक्सागन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। फिर ये नीचे वाले भी देख लेते हैं भाई, ये 1, ये 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये सारे हेक्सागन के ही बनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, सारे हेक्सागन के स्ट्रक्चर में ही बन रहे हैं। यस, और आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये एक तरह का लेयर बना रहा है और ये एक तरह का लेयर बना रहा है। दैट मीन्स ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो लेयर्स पे डिपेंडेंट है। ओके, दैट इज डिपेंडेंट ऑन लेयर्स। तो ये लेयर्स भाई बना रहा है, तो एक पर्टिकुलर लेयर का कुछ नाम तो होगा। यस, इस पर्टिकुलर लेयर के लेयर को नाम देते हैं ग्राफीन। ओके, 1 लेयर ऑफ ग्रेफाइट इज कॉल्ड एज ग्राफीन। अब ये जो ग्राफीन है लेयर बाय लेयर है, जैसे हमारे ब्रेड के स्लाइसेस होते हैं ना स्टूडेंट्स, लेयर बाय लेयर होते हैं। यस, अब लेयर बाय लेयर है तो ये कहीं ना कहीं अगर हमने ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया तो ये जो लेयर्स हैं स्लिप हो जाते हैं थोड़े से। ओके, ये जो लेयर्स हैं स्लिप हो जाते हैं। यस, सो ग्रेफाइट क्रिस्टल इज, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं एक बार फिर से। अ ग्रेफाइट क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ मेनी शीट्स और लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स एंड दीज लेयर्स दे स्लिप ओवर ईच अदर ऑन अप्लाइंग pressure and one layer is known as graphene. Okay, hope so you have got a clear idea about diamonds and graphite yet. Yes students, graphite के basis पे एक experiment दिया गया है, so let's have a look into the experiment. apparatus क्या क्या है उसके लिए students? ये तो हो गया पेंसिल, एक बल्ब, एक सेल, और ये हमने ले लिए कुछ क्लिप्स। ओके, जिस क्लिप्स, अच्छा स्टूडेंट्स, एक अपैरेटस सेट कैसे किया? भाई एक पेंसिल ले लिए हमने, दोनों तरफ उसके पॉइंट्स निकाल लिए और उन दोनों तरफ के पॉइंट्स को हमने एक एक क्लिप लगा दिया एंड द क्लिप इज कनेक्टेड टू वन साइड, इट इज कनेक्टेड टू द बैटरी एंड द अदर साइड इट इज कनेक्टेड टू अ बल्ब। और फिर ये जो बैटरी और बल्ब के बीच में जो है वहाँ पे भी कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया। नाउ द प्रोसीजर, ऑब्वियसली प्रोसीजर क्या दिया है कि भाई हमने पेंसिल की जो लिड्स निकाले थोड़े ज़्यादा निकाले सो दैट वी कैन फील इट, हम अपने हाथों से उसे फील कर सके। ओके, टूट भी जाता है ना कभी कभी पेंसिल में, हम लिखते वक्त अगर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर देते हैं तो वो टूट जाता है। यस, क्योंकि वो सॉफ्ट इन नेचर होता है ना, थोड़ा सा ब्रिटल होता है। यस, तो सेकेंड पॉइंट ये है कि भाई असेंबल दी अपैरेटस एज शोन इन द फिगर और फिर स्टार्ट दी इलेक्ट्रिक करंट इन दी सर्किट। भाई इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करने के बाद होगा क्या? ऑब्जर्वेशंस। क्या ऑब्जर्वेशंस होंगे स्टूडेंट्स? ये जो बल्ब है ये ग्लो होने लगेगा। अब बल्ब आप देख सकते हो कि ये थोड़ा थोड़ा ग्लो होने लगा है। ओके, बल्ब जो है वो ग्लो होगा। इनिशियली होता है क्या? नहीं, बट जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास होता है ना स्टूडेंट्स, ये बल्ब ग्लो होने लगता है। दैट मीन्स ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एज आई टोल्ड यू, उसका रीज़न भी बता दिया मैंने कि भाई ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, क्योंकि उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है।
ओके, यस। तो बल्ब हमने देख लिया कि ग्लो हो रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है कि भाई नेचुरली ग्रेफाइट जो है ब्लैक कलर का होता है। ये इस पेंसिल में लेड हमने देख लिया, ग्रेफाइट ब्लैक कलर, सॉफ्ट होता है, ब्रिटल होता है और स्लिपरी होता है। यस, नेक्स्ट, इनसाइड ईच लेयर ऑफ ग्रेफाइट फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और मूव्स कंटिन्यूसली विद इन द एंटायर लेयर। हमने स्ट्रक्चर्स में देखा था स्टूडेंट्स, जब वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना रहा था, यस, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे जो हर एक कॉर्नर्स में हमने डायमंड्स देखे, वो कितने कार्बन्स देखे, वो सिर्फ और सिर्फ 3 कार्बन से अटैच था, है ना स्टूडेंट्स। यस, दैट मीन्स उसके पास पूरे लेयर में हर एक के कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि कंप्लीटली मूव ऑन करते रहते हैं अपने ऑर्बिट में। सो दैट इज वाई ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस, नाउ लास्ट पॉइंट, दैट इज ड्यू टू द लेयर्ड स्ट्रक्चर graphite can be used for writing on paper and graphite does not dissolve in most solvents। अच्छा, क्योंकि लेयर्स है स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा पेंसिल में जब हम लिखते हैं तो वो लेयर बाय लेयर थोड़ी 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 घिसते जाती है। दैट मीन्स वो खत्म होते जाता है ना। पेंसिल से जब हम लिखते जाते हैं तो उसका जो टिप होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा खत्म होते जाता है। देन वी अगेन शार्पन इट एंड देन थोड़ा सा ब्लंट पॉइंट निकालते हैं, शार्प पॉइंट, एंड फिर से हम लिखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसमें लेयर्स होते हैं। जब हम लिखते जाते हैं ना तो वो लेयर्स घिसते जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टाइम जब कभी हम पेंसिल से लिखेंगे ना तो हमें ये बात याद आनी चाहिए, है ना स्टूडेंट्स। याद आएगी ना? डेफिनेटली मैम, यस। सी, आई जस्ट क्लियर द मेस। यस, एज यू कैन सी स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर दिया है देख सकते हो, मैंने अलग डिफरेंट कलर्स के स्ट्रक्चर्स लिए हैं सो दैट हमें समझ में आए कि भाई ये एक लेयर, ये एक लेयर और ये एक लेयर बनता है। ओके, यस। तो यूजेस देख लेते हैं स्टूडेंट्स, उसके यूजेस क्या क्या हैं स्टूडेंट्स। यूजेस ऑफ ग्रेफाइट में सबसे पहला है, ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट्स। जो बहुत सारे लुब्रिकेटिंग एजेंट्स होते हैं, ग्रेफाइट उसमें से एक है। इन पेंसिल वी यूज इट फॉर राइटिंग, वी यूज ग्रेफाइट इन पेंट्स एंड पॉलिश। ग्रेफाइट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स। कार्बन इलेक्ट्रोड्स हमने देखा होगा स्टूडेंट्स, बैटरी जब हम कोई देखते हैं ना तो उसमें जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना वो ग्रेफाइट के होते हैं, कार्बन इलेक्ट्रोड्स। ओके, ग्रेफाइट से बना हुआ रहता है। आर्क लैम्प्स, जो हम लैम्प्स घर में यूज़ करते हैं, आर्क लैम्प्स, जो लैम्प्स हम यूज़ करते हैं वो ग्रेफाइट से बनता है, विच गिव्स ब्राइट लाइट। बट आजकल तो ब्राइट लाइट हमें एलईडी बल्ब से भी मिल जाता है। यस, बट पहले जो आर्क लैम्प्स हम यूज़ करते थे विच यूज टू गिव अस वेरी ब्राइट लाइट्स, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेफाइट। सो होप सो स्टूडेंट्स आपको डायमंड और ग्रेफाइट अभी तक की क्लियर है। आगे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, सो प्लीज बी विद अस। ओके, नेक्स्ट इज फुलरीन। फुलरीन होता क्या है देखते चलिए स्टूडेंट्स। एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, विच इज एलोट्रोप, आपको पता है अभी इसका मीनिंग, यस, विच इज रेयरली फाउंड इन नेचर, ये रेयरली मिलता है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज बकमिंस्टर फुलरीन, दैट इज C60। ओके, C60, दैट मीन्स इसमें कार्बन काउंट कितना होगा स्टूडेंट्स, मिनिमम टू मिनिमम C60 होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है, फर्स्ट जब मिला था तो इसका नाम था बकमिंस्टर फुलरीन, एंड दिस वाज गिवन ऑन द ऑनर ऑफ आवर साइंटिस्ट, जिन्होंने ये ढूंढा उनके ऑनर में ये नाम दिया गया है। यस, तो काउंट जो है स्टूडेंट्स C60 ही है क्या सिर्फ? नहीं भाई, 70 भी होता है, 76, 82 एंड 86 भी हो सकते हैं। दीज आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ फुलरीन। तो स्टूडेंट्स ये मैंने फुलरीन लिया है। ओके, फुलरीन में कुछ एक स्पेशल बातें हैं जो हमें याद रखनी है। सब स्टूडेंट्स, हमने अगर फुटबॉल देखा होगा ना तो फुटबॉल एग्जैक्टली एग्जाम्पल है फुलरीन का, और उसके जो हर एक नॉचेस है ना, यस, उसके जो हर एक नॉचेस हैं, कॉर्नर्स, वो एक तरह का एक एक कार्बन कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर हम इसे ध्यान से देखें तो सेंटर में, ओके, फर्स्ट आगे की तरफ, दैट मीन्स मेरी तरफ और आपकी तरफ, एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड में एक स्ट्रक्चर होता है पेंटागन फॉर्म में। ओके, 1 2 3 4 एंड 5, ये स्ट्रक्चर आप देख सक रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गया पेंटागन। एग्जैक्टली इसका पीछे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ सो दैट आपको समझ में आए क्या हो रहा था। सिंपल एक नॉर्मल लाइन वाला स्ट्रक्चर बना देती हूँ। यस, ये हो गया पेंटागन स्ट्रक्चर। एग्जैक्टली इसके पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3D फॉर्म में है, तो 1 2 3 एंड 4, ये हो गया पेंटागन वाला स्ट्रक्चर, 1 2 3 4
5। ये हो गया मेरे पेंटागन के स्ट्रक्चर। एग्जैक्टली मेरी तरफ, दैट मीन्स अगर बॉल फेस फुटबॉल लिया है हमने, तो मेरे साइड जो स्ट्रक्चर होगा सेंटर में वो पेंटागन होगा, और आपकी तरफ दैट मीन्स एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड जो होगा वो भी एक पेंटागन होगा। यस, तो स्टूडेंट्स ये तो हो गए पेंटागन। मैम सारे इसमें पेंटागन शेप के हैं क्या? नहीं, पेंटागन के साथ साथ एक्सेप्ट द सेंटर पेंटागन्स, आगे और पीछे बाकी जितने भी अरेंजमेंट्स हैं वो सब हेक्सागन फॉर्म में है ना। मैजिकल बात। यस, 1 2 3 4 5 and 6। I'll draw the structure of pentagon here again, 1 2 3 4 5। ये हो गया पेंटागन। और स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 and 6, ये हो गया हेक्सागन। अच्छा मैम ये आगे है क्या? तो चलिए कंफर्म कर लेते हैं भाई। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है ना। चलिए बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 and 6। यस, तो ये 1 2 3 4 5 and 6। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 and 6। ये क्या होगा? हेक्सागन। ये भी 1 2 3 4 5 and 6। तो स्टूडेंट्स अगर हम ऐसे बनाते जाए तो सारे ही सारे हेक्सागन होंगे एक्सेप्ट टू मेंबर्स, एक पेंटागन आगे की तरफ और दूसरा पेंटागन पीछे की तरफ, एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड्स में। तो ये तो हो गया पेंटागन का स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन। ओके, तो होप से समझ में आया होगा सबको पेंटागन का स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है स्टूडेंट्स। यस, पेंटागन एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ और बाकी हेक्सागन्स। यस, तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं उसकी प्रॉपर्टी की तरफ। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या बोल रही है भाई, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या बता रही है। चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ फुलरीन आर बाउंड इन द फॉर्म ऑफ बाकी बॉल्स। यस, फुटबॉल्स में देखा होगा हमने, बाकी बॉल्स है बाकी ट्यूब्स में। यस, नेक्स्ट देयर आर 30 to 900 कार्बन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ फुलरीन। तो भाई सबसे पहला तो C60 मिला था, शुरू कहाँ से होता है? रेंज 30 to 900 कार्बन्स हो सकते हैं। ओके, third point, they are soluble in organic solvents such as carbon disulfide and chlorobenzene। ओके, कार्बन डाइसल्फाइड एंड क्लोरोबेंजीन स्ट्रक्चर्स, ये कुछ एक तरह के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जिसमें फुलरीन जो है सॉल्युबल है। ओके, नेक्स्ट हम उसके कुछ यूजेस भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट आर इट्स यूजेस? इट इज़ यूज्ड एज एन इंसुलेटर्स। ओके, जैसे हम वायर्स जो कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी होती है उसे इंसुलेट किया जाता है। यस, तो इंसुलेटर्स होते हैं, बहुत तरह के यूजेस होते हैं इंसुलेटर्स के, तो इंसुलेटर्स में पाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड एज अ कैटलिस्ट इन वाटर प्यूरिफिकेशन, whereas at a certain temperature fullerene exhibits as सुपर कंडक्टिविटी की तरह भी यूज़ होता है ये एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। ओके, तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ले लिए हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के, जैसे कि ये अगर हम C60 तो ये हो गया C70। एग्जाम्पल्स हैं C60 और C70 का। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते जाएंगे स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली कार्बन का नंबर बढ़ रहा है तो स्ट्रक्चर भी बढ़ता जाएगा। यस, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन में हमने देखा कि भाई ये जो एलोट्रोप ऑफ कार्बन है उसमें तो एक क्रिस्टलाइन हो गया, अब दूसरा हम देखने वाले हैं नॉन क्रिस्टलाइन, विच इज़ ऑल्सो नोन एज अमॉर्फस कार्बन, अमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन। तो नॉन क्रिस्टलाइन ऑब्वियसली तो इसमें क्रिस्टलाइन के जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो नहीं होंगी। यस, अमॉर्फस ओके, जो पोरस होता है जिसको थोड़ा सा जोर से दबाओगे तो टूट जाएगी, तो ये हो गया अमॉर्फस नेचर। सो द अरेंजमेंट इन दिस फॉर्म इज नॉट रेगुलर। कोल आर द नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कार्बन। ओके, तो चलिए भाई देख लेते हैं। कोल इट इज़ अ फॉसिल फ्यूल, देखा होगा फॉसिल फ्यूल है एक तरह का कोल। ये हमने तो नहीं बनाया, काफ़ी सालों के फॉसिल्स जमा होते ये काफ़ी ईयर्स के बाद बनता है कोल। इट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट ऑल्सो कंटेन्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर के साथ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन भी होता है। इट ऑकर्स इन सॉलिड स्टेट एंड इट हैज़ 4 टाइप्स ऑफ कोल्स। 4 टाइप्स ऑफ कोल्स होते हैं। यस, तो स्टूडेंट सबसे पहला जो है, सबसे पहला लेयर जो बनेगा कोल का, सबसे पहला टाइप बोल लो या सबसे पहला लेयर बोल लो, तो फर्स्ट स्टेप बोल लो, तो एक ही बात है। पिट कुछ इस तरह दिखता है पिट, ये तो फर्स्ट स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल है। एंड इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर और कार्बन जो है सिर्फ और सिर्फ 60% होता है। ओके, वाटर एंड 60% ऑफ
कार्बन ही होता है. सो हेंस मच हीट कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम दिस. भाई सबसे पहला लेयर है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट तो नहीं मिल सकता. यस. तो दूसरा देखते हैं. नेक्स्ट लेयर दैट इज लिग्नाइट. ओके, पिट बन गया ए. ओके, पिट में कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन था? 60% ऑफ कार्बन. वेरएज लिग्नाइट में कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन है स्टूडेंट्स? दिख रहा है 60 to 70%. ओके, और ये काफ़ी हाई टेम्परेचर और प्रेशर देने के बाद, इनसाइड द अर्थ देने के बाद ही बनता है. यस. नेक्स्ट हम देखते हैं बाइटुमिनस कोल. बाइटुमिनस कोल विच कंसिस्ट ऑफ 70 to 90%. मतलब कहीं ना कहीं जो लेयर्स बनते जा रहे हैं ना, स्टेप्स, पहले पिट में 60 था, फिर लिग्नाइट में 70, फिर उसके बाद हो गया भाई 70 to 90. मतलब कहीं ना कहीं जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल है वो बढ़ता जा रहा है. यस. तो नेक्स्ट इज, लास्ट इज एंथ्रासाइट. एंथ्रासाइट इज द प्योर फॉर्म ऑफ कोल, जो सबसे ज़्यादा कार्बन देता है. दैट इज़ 95% ऑफ कार्बन. और ये थोड़ा सा हार्ड भी होता है, वेरएज बाकी सब जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं. यस. तो ये तो हमने देख लिया कोल के बारे में. भाई कुछ और भी है क्या? यस, चारकोल भी है. अब चारकोल जो है दिखने में कुछ इस तरह दिखता है चारकोल. तो चारकोल इज मेड अप ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. अच्छा, एनिमल्स और प्लांट से कैसे बनता है? भाई एनिमल्स के बोन्स होते हैं, हॉर्न्स होते हैं, जब वो डेड मर जाते हैं उनके स्केल्स, बोन्स, हॉर्न्स एंड एक्सेट्रा. और प्लांट्स के जब कंबर्शन ऑफ वुड इन एन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, जब हम लकड़ियाँ जलाते हैं, अभी तो वी आर लिविंग इन अ मॉडर्न टाइम, जब हम थोड़े से अगर इफ़ वी गो 50 to 80 to 100 ईयर्स बैक, तो पहले जो फ्यूल जनरेशन सोर्सेस होते थे वो तो लकड़ियाँ होती थी. तो लकड़ियों को जब जलाया जाता था, जो जंगल से लकड़ियाँ लेकर आते थे, काफ़ी पुरानी स्टोरीज़ में हमने सुना होगा कि लकड़ियों को जलाएंगे तो कोयला बनता है. बट अगर पूरी तरह जला दिया तो भाई वो तो एशेस, राख बन गया ना. जब थोड़ा सा मतलब जला है, ऑलमोस्ट अगर बात करें तो 50 to 60% अगर जला है और थोड़ा सा बाकी है, जब हम उसे निकाल लेते तो वो बन जाता है कोयला. ओके, दैट इज चारकोल. तो उसके कुछ यूजेस देख लेते हैं. फ्यूल इन फैक्ट्रीज, फ्यूल्स के लिए यूज़ होता है फैक्ट्रीज और होम्स में. यस. नेक्स्ट इज थर्मल पावर प्लांट फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. देखा होगा बहुत सारे पावर प्लांट्स हैं वो चारकोल से चलते हैं. एंड नाउ डेज वी हैव गॉट अदर सोर्सेज, अदर ऑप्शनल्स, दैट इज द हाइडल पावर प्लांट्स एंड सो ऑन. नेक्स्ट इज प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स. स्टूडेंट्स, कभी भी गंदा पानी आता होगा ना, तो आप उसमें एक चारकोल का पीस डाल दीजिए, इट विल एक्टिवेटेड चारकोल. So what it will do is the carbon which is present in the charcoal will absorb all the impurities. है ना. आजकल तो बहुत सारे कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में जो है ये एक तरह का ट्रेंड चल रहा है कि भाई हम एक एक्टिवेटेड कार्बन हम यूज़ करें हमारे प्रोडक्ट्स में, और लोगों को बताया कि भाई ये सारे डेड स्किन सेल्स एंड इम्प्योरिटीज़ को अट्रैक्ट करता है. एंड आपका एक्टिवेटेड कार्बन अगर हम यूज़ करते हैं या फिर एक्टिवेटेड चारकोल्स यूज़ करते हैं, उसके सोप्स भी अवेलेबल हो गए काफ़ी सारे कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में. तो ये बहुत बड़ा ट्रेंड आ गया है. ये स्टूडेंट्स एक्चुअली ये बहुत ही यूज़फुल है, बेनिफिशियल है. तो इसे अगर हम यूज़ करते हैं तो काफ़ी तरह के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं. जैसे कि अगर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर की बात करें, तो वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए अगर हम उसमें एक एक्टिव चारकोल डाल देते हैं, तो वो जो इम्प्योरिटीज़ है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, सेटल डाउन करने में हेल्प करता है बहुत जल्दी. एंड बहुत सी दूसरे ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, उन्हें भी प्यूरिफाई करने में हेल्प करता है. यस. नेक्स्ट इज टू ऑब्टेन कोल गैस एंड कोल टार. बहुत सारे रोड कंस्ट्रक्शंस एंड ऑल, प्रीवियसली वी यूज्ड टू यूज़ कोल टार्स एंड ऑल, तो ये सब चीज़ों में भी यूज़ होते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें कोक की, कोक. यस. नेक्स्ट इज कोक. स्टूडेंट्स, कोक पीने वाला कोक नहीं, ये एक तरह का कार्बन सोर्स ऑफ कोल है. सो द प्योर कोल दैट रिमेन्स, प्योर कोल जब बच जाता है, व्हेन कोल गैस इज बीइंग टेकन अवे, तो फ्रॉम कोल है उसमें से हमने कोल गैस निकाल लिया, तो जो बच जाता है वो प्योर फॉर्म ऑफ कोल होता है, दैट इज नेम्ड एज कोक. ओके. तो उसके यूजेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एक तो वो फ्यूल की तरह यूज़ हो सकता है, डोमेस्टिक फ्यूल्स. नेक्स्ट इज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. यस, कुछ रिएक्शंस होते हैं जिसमें हमें रिड्यूसिंग एजेंट्स की ज़रूरत होती है, तो रिड्यूसिंग एजेंट में एज अ कोल काम आ सकता है कोक. ओके. नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ एरोफॉर्मिक फ्यूल सच एज वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस. ये जो वाटर गैस और प्रोड्यूसर्स गैस है, इसके काफ़ी अच्छे यूजेस हैं स्टूडेंट्स. तो राइट नाउ हमें सिर्फ ये याद रखना है कि एरोफॉर्मिक फ्यूल्स जैसे वो वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैसेस की तरह इसे यूज़ किया जाता है. ओके. नेक्स्ट इज हाइड्रोकार्बन्स. ओके.
हाइड्रोकार्बन, स्टूडेंट्स हाइड्रोकार्बन क्या होता है भाई, थोड़ा बहुत नाम से तो गैस कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो कर लो। हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन्स कार्बन, हो गया ना गैस। यस, कुछ कुछ चीज़ें बहुत ईजी होती है स्टूडेंट्स, हम गैस कर लेते हैं जल्दी। सो हाइड्रोजन अलॉन्ग विद कार्बन, इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो ये बनता है हाइड्रोकार्बन। ओके, hydrocarbons, the compounds formed from only carbon and hydrogens are called as basic organic hydrocarbons। सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन से जो बनता है उसे हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ओके, तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स, भाई एक मैंने कार्बन ले लिया, उसके साथ हाइड्रोजन, कार्बन प्लस हाइड्रोजन गिव्स मी अ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड दैट इज नेम्ड एज मीथेन। ओके, एक तरह का हाइड्रोकार्बन है, एक तरह का हाइड्रोकार्बन है विच इज नेम्ड एज मीथेन। यस, तो स्टूडेंट्स हमने देखा है कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,4। तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकेंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स। और सिमिलरली हाइड्रोजन जिसके पास एक ही प्रोटॉन होता है, नो न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट इन दैट, सो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो यस, अच्छा एक बात करें कोवैलेंट बॉन्ड्स की। यस, बहुत बार सुना है मैम हमने कोवैलेंट, तो एक बार रिवाइज करा दीजिए। यस स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस इस कोवैलेंट बॉन्ड में, एज यू कैन सी यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, मैं सेकेंड शेल की बात कर रही हूँ, फर्स्ट शेल तो कंप्लीट है। यस, तो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो भाई होता क्या है कि कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है कार्बन के साथ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो गया, अगर मैं इसे शेयर अजम्पशन की, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो 2 कार्बन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन था वो शेयर कर ली हाइड्रोजन ने, और हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन था वो शेयर कर ली कार्बन ने। तो ओवरऑल यहाँ पे काउंट कितना हो गया, 2 का। सिमिलरली यहाँ पे जो है ये हाइड्रोजन शेयर करेगा और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन कार्बन शेयर कर लेगी। सिमिलरली यहाँ पे एक हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन शेयर करेगा और कार्बन वाली हाइड्रोजन के साथ। तो सिमिलरली इसी तरह करते करते क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोजन का था और ये कार्बन ने शेयर कर लिया। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अभी एक तरह से 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसीलिए कार्बन जो है मैक्स टू मैक्स 4 हाइड्रोजन के साथ ही अटैच हो सकता है। ओके, मिनिमम 1 2 3 किसी के साथ भी अटैच हो सकता है, बट मैक्स टू मैक्स सिर्फ और सिर्फ 4 मेंबर्स के साथ अटैच हो सकता है। यहाँ तो हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, बट इन फ्यूचर जब हम दूसरी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे तो कार्बन जो है नॉट ओनली विद 4 हाइड्रोजन्स, इट कैन गेट बाउंडेड विद 4 डिफरेंट मेंबर्स एज वेल। ओके, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन, कार्बन, जो भी जैसे रिक्वायरमेंट होगी वो उनके साथ अटैच हो सकता है। यस, तो क्लियर हो गया कोवैलेंट बॉन्ड्स की बात। यस, तो स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स क्या क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जैसे पता है कि हाइड्रोजन प्लस कार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन्स जो है उसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये भी सैचुरेटेड है, ये भी सैचुरेटेड है। भाई दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, और दूसरी बात होगी अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड स्टूडेंट, सैचुरेटेड कार्बन्स और दोज कार्बन्स वेयर देयर इज अ कार्बन टू कार्बन कनेक्शन, where there is a single carbon to carbon, sorry ये भी unsaturated है स्टूडेंट्स, एक्सट्रीमली सॉरी। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन टू कार्बन जो लिंकिंग होगी स्टूडेंट्स, किसी भी तरह हो, लीनियर हो, ब्रांच्ड हो, किसी भी तरह हो, ये जो है एक तरह से स्ट्रेट सिंगल चेन में होगी। ओके, सिंगल बॉन्ड्स होंगे, यहाँ पे एक ही बॉन्ड्स होगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना, C2C सिंगल बॉन्ड्स होंगे। मेरा सैचुरेटेड में क्या हो रहा है, C2C डबल बॉन्ड्स है। सिंगल बॉन्ड्स होती है तो उसका नाम होता है एल्केन्स। ओके, एज यू कैन सी एल्केन्स, मैं यहाँ लिख देती हूँ एल्केन्स। और फिर अगर डबल बॉन्ड आ गया तो नाम क्या हो गया, एल्कीन्स। तो मतलब ये एल्क जो है ये सेम है, एन और ईन में डिफरेंसेस हो जाता है। इसी के बेसिस पे हमें समझ में आएगा कि ईन्स है तो डबल बॉन्ड और आइन्स है तो ट्रिपल बॉन्ड। ओके, एल्क आइन्स, तो ये ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड्स। ओके, तो काफ़ी इजी था ना टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। यस, सो इसी तरह आगे चीज़ें और भी इजी होती जाएंगी स्टूडेंट्स। हाइड्रोकार्बन्स, सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स।
कोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती है भाई, हमने देख लिया कोवैलेंट बॉन्ड्स कैसे बन रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं. कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट्स. अच्छा, लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग क्यों होता है स्टूडेंट्स? भाई लो ही होगा ना, क्योंकि हम शेयर कर रहे हैं. अगर कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया, ओके, ये कार्बन अगर हम कंसिडर करें और ये हम हाइड्रोजन कंसिडर करें, कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया, चला गया वो लेके, ओके, तो भाई हाइड्रोजन तो वीक हो जाएगा. तो ऑब्वियसली अगर जब वीक हो जाएगा तो उसकी लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट होगी ना. यस, सो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. वाटर में सॉल्युबल नहीं है बट दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है. नेक्स्ट इज दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ. मतलब ना ही हीट एंड ना ही इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी कंडक्ट नहीं कर सकते. ओके, तो ये तो रही प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स. सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्टूडेंट सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन. सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन नाम से समझ में आ गया होगा कि भाई सॉल्युबल होनी चाहिए कोई चीज़. यस, सो फॉर दैट वी हैव टेकन, फॉर दैट देयर इज एन एक्सपेरिमेंट. The apparatus is given as we have to take 3 conical flasks, 1, 2, 3, and in this 3 different conical flasks we have to take 3 different chemicals as well. So एक में आ गया water, दूसरे में kerosene, and the third one is with cooking oil. Now what we did is हमने इसमें charcoal mix up किया, coal powder या कुछ भी, that is which is an allotrope of carbon. Okay, allotrope of carbon के members हमने लिए यहाँ पे specifically they have told us to take a coal powder. So let's go for that. कोल पाउडर लिया हमने एंड वी हैव स्टार्टेड मिक्सिंग इट अप. स्टूडेंट्स आफ्टर वाइल यू विल सी, क्योंकि वाटर जो है उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, तो थोड़ा बहुत आप सोल्यूशंस नीचे भी देखेंगे और थोड़ा बहुत ऊपर तैरता हुआ भी देखेंगे, ज़्यादा वॉल्यूम लेवल में ऊपर दिखेगा, है ना. और अगर आप स्टरर मिक्स कर रहे हो तो यू कैन सी अलॉन्ग इन दैट स्टरर एज वेल. तो फिर बाद में हमने केरोसिन भी लिया. भाई देखते हैं केरोसिन में होता है कि नहीं. ये भी एक तरह का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो होता है या नहीं चेक करते हैं. सॉरी, ये भी नहीं होता. केरोसिन विच इज़ एन हाइड्रोकार्बन, बट स्टिल इसमें भी नहीं होता. एंड यू कैन सी दे गेट सेटल डाउन एट द बॉटम, सॉरी एट द टॉप एंड समवॉट एट द बॉटम, बट बॉटम में बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन में होता है. अलॉन्ग विद कुकिंग ऑयल देखते हैं. कुकिंग ऑयल में क्या होता है कि एक तो इसकी डेंसिटी बहुत हाई रहती है, तो स्टूडेंट्स ये देखोगे आप सबसे से ज़्यादा अमाउंट जो है ऊपर ही मिलेगा आपको. ओके, सो ये तो हो गई सॉल्युबिलिटी के बाद. दैट मीन्स 1, 2, 3 विच इज़ वाटर, केरोसिन एंड कुकिंग ऑयल, किसी में भी कार्बन सॉल्युबल नहीं है. यस, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिएक्शन ऑफ कार्बन. अच्छा, रिएक्शन ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन के लिए हियर वी हैव टेकन एन एक्सपेरिमेंट. सी देयर इज अ बर्नर. हमने बर्नर के ऊपर विद हेल्प ऑफ टोंग्स, इसको बोलते हैं टोंग्स, ओके, मतलब चिमटा होता है एक तरह का. तो टोंग्स की मदद से हमने कोल लिया और फिर उसे हीट आउट करने लगे. अच्छा, कोल लिया और हीट आउट करने लगे तो क्या हो गया, हीट थोड़ा और ज़्यादा जलेगा ना. कोल क्या है, अगेन वो बोलते हैं ना कि आग में घी डालोगे तो और तो जलेगा ही, तो वैसे कोल इज़ ऑल्सो एक्टिंग एज अ फ्रेंड टू फायर, तो वो भी जलने लगा. तो धीरे धीरे फ्यूम्स रिलीज हुए. एज यू कैन सी थोड़े डेंस फ्यूम्स होते हैं. देखा होगा जब ग्रैनीज व्हेन दे यूज्ड टू कुक इट, वो चूल्हे में खाना बनाते थे ना, तभी देखा होगा आपने फ्यूम्स निकलते हैं. यस, तो उसी को हमने टेस्ट किया फिर से लिटमस पेपर पे. ओके, तो ये जो है एक तरह का अपैरेटस है जो हमने सेट कर लिया और क्या हो रहा है वो हमने देख लिया. बर्नर्स में बर्नर के जो फ्यूम है उस पर हमने टोंग की मदद से कोल को दिखाया बर्नर के टिप पे, और फिर ये हीट आउट करने लगा. दैट मीन्स ये थोड़ा सा हीट भी रिलीज़ करने लगा, क्योंकि ये फ्रेंड है ना फायर का, तो हीट भी रिलीज़ किया. एंड बिकॉज ऑफ दैट हीट ये लाइट भी एमिट करता है. यस, फिर हमने चेकआउट भी कर लिया कि भाई क्या है, ऑक्सीजन की मदद से क्या होता है. तो देखते हैं स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेशंस में देखा हमने कि भाई कार्बन जो है, जो कि एक एलोट्रोपिक फॉर्म है, ओके, कोल जो कि एक एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन का, is burning in presence of oxygen, that is from air, which gives carbon dioxide as a major substance. Okay, ये major substance बनाता है. साइड में कुछ बनाता है क्या? Yes, heat and light. Okay, तो carbon along with oxygen gives carbon dioxide. बहुत simple सा reaction है students. I know that you are very well in remembering simple reactions. Carbon and oxygen will give us carbon dioxide along with heat and light. Yes, it's very simple. Yes, तो चलिए students,
next reaction of carbon dioxide with lime water. Let's have a look into the another form, that is carbon dioxide. जो हमने देखा कि how carbon is reacting with oxygen और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, फिर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अगेन लाइम वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है. तो स्टूडेंट्स हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया और उस टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर लिया. ओके, लाइम वाटर का फॉर्मूला इज CaOH ट्वाइस. ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. लाइम वाटर को केमिकली वी कॉल इट एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एज यू कैन सी ये एक्वस फॉर्म में है. हमने इसे कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्ट किया. ओके स्टूडेंट्स, टेस्ट ट्यूब लिया हमने, उसमें लाइम वाटर लिया, लाइम वाटर भर के लिया थोड़ा, और एक स्ट्रॉ की मदद से. अगर हम मैनुअली भी करें तो ये बहुत ईजी है, तो इसीलिए मैं मैनुअली एक्सप्लेन कर रही हूँ कैसे क्या हुआ है. तो एक टेस्ट ट्यूब लिया हमने, एक टेस्ट ट्यूब में स्ट्रॉ डाल ली और उस स्ट्रॉ में हमने जो हम एक्सेल कर रहे हैं, जो हम बाहर ब्रीथ आउट करते हैं, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड हम उसमें सप्लाई करने लगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड ऑन करने लगे. तो जब आप उसे कंटिन्यूसली ऐड ऑन करते जाओगे ना, यू विल सी दिस, इट विल बी टर्निंग इनटू मिल्की सोल्यूशन. ओके, एक तरह का डेंस सोल्यूशन बनने लगेगा और ये जो है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट सोल्यूशन है. ओके, कैल्शियम कार्बोनेट सोल्यूशन जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा और ये एक्वस फॉर्म में था. तो चलिए इसका रिएक्शन देख लेते हैं. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड लाइम वाटर टर्निंग मिल्की? द रीजन बिहाइंड लाइम वाटर टर्निंग मिल्की इज व्हेन वी सप्लाई calcium hydroxide, yes, it is reacted in presence of carbon dioxide. It gives us CaCO3, which is calcium carbonate in solid form along with water. Friends, let's have a look into the carbon dioxide topic, that is carbon dioxide का molecular formula. Carbon dioxide molecular formula is CO2 and its molecular mass unit is 44. Students, molecular mass कैसा होगा? एक तो कार्बन का molecular mass, that is atomic mass, and ऑक्सीजन का atomic mass. और ये क्योंकि ये O2 है तो इसका ट्वाइस कंसिडर होगा. तो कार्बन का एटॉमिक मास इज 12, ऑक्सीजन का इज 16, इंटू 2 विल गिव अस 32. सो 12 प्लस 32 ओवरऑल क्या होता है? 44 यूनिट्स. होप सो समझ में आ गया आपको. इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 56.6 डिग्री सेल्सियस. यस, अभी तक का काफ़ी लोएस्ट है ये. एक occurrences, yes, the hero has come, so let's have a look into its occurrences. कहाँ रहता है, क्या करता है, कैसे रहता है? Yes, carbon dioxide occurs in air in free state. देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड फ्री स्टेट में भी रहता है, एयर में. Yes, now it is also present as a salt in शाहबाद marbles, tiles and limestones. देखा होगा स्टूडेंट्स, ये जो limestones तो हमने देख ही लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड reacting with lime water gives us कैल्शियम कार्बोनेट. तो ये अगेन एक तरह का लाइमस्टोन जैसा ही हुआ. शाहबाद मार्बल्स एंड टाइल्स देखा होगा, ये जो जैसे मॉन्यूमेंट है हमारा ताजमहल जो मार्बल्स से बना है. ओके, तो मार्बल्स वाइट कलर के होते हैं और ये क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है तो एसिडिक रेन्स के वगैरह की वजह से ये डैमेज भी हो सकता है, हो भी जाता है. ताजमहल को तो हम देखते हैं कि हर साल पेंट किया जाता है टू मेंटेन इट्स ब्यूटी एंड इट्स ग्लोरीफाइंग to maintain its beauty and glorifying characters. Yes, so carbon dioxide, third point, carbon dioxide is released during combustion of fossil fuels. Yes, fossil fuels students, coal, petrol, diesel, ये सारे भी तो fossil fuels ही हैं. तो जो पेट्रोल और डीजल जो गाड़ियों में चला यूज़ किए जा रहे हैं टू मेक द व्हीकल्स मोटाइल, तो ये भी तो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज़ कर रहे हैं, एंड विच इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग इन नेचर. यस, अच्छा, वुड को जलाएंगे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, इसलिए तो उसके जो फ्यूम्स होते हैं ना वो थोड़े डेंस होते हैं. यस, नेक्स्ट इज एक्सहेल्ड एयर कंटेन्स 4% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. जो हम एक्सहेल करते हैं वो 4% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसिडर करता है ओवरऑल आउट ऑफ 100. यस, सो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में लेट्स हैव अ लुक इनटू द अपैरेटस फर्स्ट. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन द अपैरेटस? यस, सो अपैरेटस, दिस इज आवर राउंड बॉटम फ्लास्क. ओके, इसका राउंड बॉटम फ्लास्क. अच्छा स्टूडेंट्स, इसको राउंड बॉटम फ्लास्क क्यों कहा जाता है? बिकॉज इसका जो बॉटम है वो राउंड है, एज यू कैन सी. ओके, इसलिए इसे राउंड बॉटम फ्लास्क कहा जाता है. दिस इज नोन एज थीस्टल फनल. ओके, थीस्टल फनल. अच्छा, थीस्टल फनल का काम क्या है? जब हमें कुछ एक्सटर्नली ऐड करना होता है ना, ड्रॉप बाय ड्रॉप या थोड़ा थोड़ा सा, वी यूज़ थीस्टल फनल. एंड इस कंडीशन, इस थीस्टल फनल की एक ही कंडीशन होती है कि भाई इसका जो टिप है वो सोल्यूशन के अंदर होना चाहिए. ओके, यस, ये तो हो गया थीस्टल फनल. और थीस्टल फनल के अंदर हमने क्या लिया हुआ है? डाइल्यूट HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और राउंड बॉटम फ्लास्क में हमने लिया हुआ है CaCO3.
CaCO3 that is calcium carbonate and HCl that is hydrochloric acid. Yes, अब इसका जो कवर है लिड या फिर लिड नहीं बोल सकते इसको, इसका स्पेशल नाम है रबर कॉक. यस, ये रबर से बना हुआ होता है और बहुत टाइट हो जाता है सो दैट कि एयर इसमें से कुछ एस्केप ना हो कोई भी तरह का. सो यहाँ पे देख सकते हो कि एक तो होल है थीस्टल फनल के लिए और दूसरा होल है कनेक्टर के लिए. अच्छा, ये जो कनेक्टर है स्टूडेंट्स राउंड बॉटम फ्लास्क से निकल कर जा रहा है सिलेंडर को. ओके, कनेक्टर है स्टूडेंट्स राउंड बॉटम फ्लास्क से लेकर सिलेंडर से कनेक्टेड है. अच्छा, यहाँ पे भी एक रबर कॉक है जो कवर्ड है सिलेंडर में, क्योंकि सिलेंडर में जो भी गैसेस कलेक्ट होंगे वो भी तो बाहर एस्केप नहीं होना चाहिए. यस, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली जो गैस कलेक्ट हो रहा है वो कैसा हो रहा है, CO2 गैस, एंड ये अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से हो रहा है. ओके, डाउनवर्ड अपवर्ड. यस, जो गैस कलेक्ट हो रहा है स्टूडेंट्स CO2 इज गेटिंग कलेक्टेड इन अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर. अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दो तरह के डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं. ओके, डाउनवर्ड मतलब जो नीचे की तरफ से, अच्छा अपवर्ड और डाउनवर्ड में ऊपर से जो है वो अपवर्ड, जो नीचे से आया वो डाउनवर्ड, थोड़ा बहुत ऐसे ही होता है. बट डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट में वी कलेक्ट दोज गैसेज इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. ओके, सो दैट वो जब जैसे कोई गैसेज रिलीज होते हैं ना, स्पेसिफिकली कार्बन डाइऑक्साइड, तो वी कैन सी दैट इन फॉर्म ऑफ बबल्स ऐसे. तो जब उसकी बात आएगी तो वो भी अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा आपको और तभी कोई भी डाउट्स नहीं होंगे स्टूडेंट्स. अभी तक के अगर कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ गो थ्रू द वीडियो वंस अगैन एंड आई श्योर यू दैट यू वोंट बी हैविंग एनी फर्दर डाउट्स इन दिस. Yes, so let's have a look into the procedure. Now they are saying that first is assemble the apparatus. Yes. Next is take CO3 and dilute HCl. CaCO3 in the round bottom and thistol में HCl. Yes, ले लिया. thistol funnel का जो end है वो नीचे तक डिप होना चाहिए. फोर्थ बोल रहे हैं कि भाई रिएक्शन को ऑब्जर्व करो. अभी रिएक्शन को क्या ऑब्जर्व करना है, देखो CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, आई राइट इट, कैल्शियम कार्बोनेट HCl के प्रेजेंस में बन जाता है CaCl2 दैट इज कैल्शियम क्लोराइड. ये क्या होगा, सी क्लोराइड. ओके, कैल्शियम क्लोराइड अलॉन्ग विद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. स्टूडेंट्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हुआ यहाँ पे अगेन फर्दर यूज होता है बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए. यस, तो फर्स्ट हम देख लेते हैं सोडियम कार्बोनेट दैट इज वॉशिंग सोडा. ओके, वॉशिंग सोडा जो हम नॉर्मली डिटर्जेंट्स में यूज करते हैं इज फॉर्म्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH. NaOH इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन इट इज रिएक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो बनता है सोडियम कार्बोनेट. ओके, सोडियम कार्बोनेट अलॉन्ग विथ वाटर. अच्छा, दूसरा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट. स्टूडेंट्स, बाइकार्बोनेट बोला है मतलब दो होंगे क्या, समवॉट यस. ओके, बट फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंसेस है, मैं बताती हूँ आपको, ध्यान से देखते रहिए. बेकिंग सोडा, इसे हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं. जैसे कुछ केक एंड ऑल बनाते या फिर कोई पकौड़े बनाते तो उसमें बेकिंग सोडा यूज़ होता है. स्टूडेंट्स, बेकिंग सोडा प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. जब कुकरीज में इम्पॉर्टेंट रोल होता है तब जो कुकिंग पर्पसेस के लिए इम्पॉर्टेंट रोल होता है दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल कि इट सॉफ्टन्स द बेवरेजेस. जो भी हमने यूज़ किया हुआ है सॉफ्टनेस के लिए यूज़ होता है सबसे पहले. दूसरा है सॉफ्टनेस के लिए यूज़ हो गया फर्स्ट. दूसरा है थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाइजेशन में भी हेल्प करता है ना, बेकिंग सोडाज एंड ऑल. So sodium bicarbonate when it reacts in carbon dioxide reacts with Na2CO3. Sorry, here it is Na2CO3. Okay, Na2CO3. Students, आपने Na2CO3 अभी कहीं देखा? Yes, ये है सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला. तो जो फर्स्ट का प्रोडक्ट है ना उसी को हमने यूज़ किया, फर्स्ट का प्रोडक्ट को यूज़ किया सेकेंड के रिएक्शन के लिए. Na2CO3 when it is reacting in presence of carbon dioxide along with water it gives NaHCO3. इसका नाम है कैल्शियम बाइकार्बोनेट. कैल्शियम बाइकार्बोनेट. ओके, Na फॉर्मूला याद रखना स्टूडेंट्स, Na2CO3 हो गया कैल्शियम कार्बोनेट,
NaHCO3 हो गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट. Yes, let's have a quick look into the uses of carbon dioxide. Yes, first of all पहला यूज़ तो है कार्बन डाइऑक्साइड एरेटेड ड्रिंक्स में यूज़ होता, जैसे पेप्सी, कोका कोला, मिरिंडा, माजाज एंड ऑल में नहीं यूज़ होता. जिस किसी भी ड्रिंक्स में जब बॉटल्स को आप शेक करते हो ना, तो एक तरह का प्रेशर जनरेट होता है और बबल्स आने लगते हैं, उसे हम बोलते हैं एरेटेड ड्रिंक्स. येस. तो नेक्स्ट इज सॉरी yes, next point is plants, which plants यूज़ करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. एज यू कैन सी लाइट, उन्होंने लाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं विच इज़ एमिटेड बाय वेरियस अदर सोर्सेज, और फिर वो रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन. ओके, तो वो अपना खाना भी बनाते हैं और ऑक्सीजन भी देते हैं, दोनों काम साथ में. कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज स्टोर्ड अंडर प्रेशर इन फायर एक्सटिंग्विशर्स. जिस किसी भी रिएक्शन में स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, तो अगर ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो रहा है तो ऑब्वियसली उसे फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ करते हैं टू एक्सटिंग्विश फायर्स. ओके, नेक्स्ट इज लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू रिमूव कैफीन फ्रॉम कॉफ़ी. जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसे हम कॉफ़ीस जब कॉफ़ी में बहुत सारा अमाउंट ऑफ कैफीन होता है, बट अगर हमें वो नहीं चाहिए तो वी कैन यूज़ लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू रिमूव दैट अमाउंट ऑफ कैफीन. जितना चाहिए उतना रखो, जितना नहीं चाहिए उतना निकाल लो. Yes, with help of CO2. Okay, let's have a look into the next point, that is solid carbon dioxide. Yes, solid carbon dioxide. Students, जो fishes, जहाँ कहीं पे फिशेस ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता, या आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल हो गया है, बट फिर भी जहाँ कहीं भी अवेलेबल नहीं होता, कहीं उसे ट्रांसपोर्ट तो करना पड़ेगा. अजम्पशन आई हैव अ फिशरी बिजनेस एंड आई हैव टू ट्रांसपोर्ट फिशेस टू इट. तो मैं तो अगर 2 दिन लगने वाला है और फिशेस को हमने ऐसे ही ट्रांसपोर्ट कर दिया without any transportation facilities, without providing any facilities, तो क्या वो फिशेस ऐसे ही सर्वाइव करेंगे? ओके, इफ़ आई एम assumption ट्रांसपोर्टिंग लाइव फिशेस, तो भी कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है. अगर डेड फिशेस सप्लाई कर रहे हैं तो भी देखना है कि इट शुड नॉट स्टिंक. तो येस, इन दोज केसेस दूध सप्लाई होता है. आज की डेट में तो दूध काफ़ी जगहों पे सप्लाई होता है. वेजिटेबल सप्लाई होते हैं, फ्रूट्स, फिशेस, मीन्स नॉन वेज कैटेगरीज में जो भी आते हैं, फिशेस, मीट एंड सो ऑन. सो ये सारे जो भी सप्लाइंग एजेंट्स हैं, जिनको सप्लाइंग एजेंट्स की ज़रूरत है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, तो उनके लिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है. अच्छा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, जो मॉर्ग्यू रूम्स होते हैं ना, जैसे मुर्दा घर, तो वहाँ इवन डेड बॉडीज़ को भी प्रिजर्व करने के लिए हमें सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है. आपने देखा होगा, अगर कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं कि देयर इज़ नो वन टू कलेक्ट अ पर्सन्स डेड बॉडी, तो गवर्नमेंट दे प्रिजर्व इट फॉर 1 or 2 days सो दैट कि कोई आए और लेकर जाए, है ना, एक्सीडेंटल केसेस या कुछ ऐसा. या फिर हमें प्रिजर्व भी करना है, इफ़ देयर आर सम मेनी रिलेटिव्स टू कम टू विजिट द पर्सन हु इज़ अफेक्टेड, जो भी रीजंस होते हैं, प्रिजर्व करने के लिए वी यूज़ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड that is specially used for food products, especially now here during transportations. Okay, next is used for getting special effects of mist in movies and dramas. अच्छा, आपने देखा होगा कि वो जो धुआं होता है ना, जब एक्टर एंड एक्ट्रेसेस दे आर डांसिंग और दे आर डूइंग थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स, तो कहीं कहीं से धुआं सा इफेक्ट दिखता है. येस, तो वो धुआं गाना नहीं गा रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ कि वो एक कार्बन डाइऑक्साइड मेंबर की वजह से ही होता है. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऐसे बहुत सारे मेंबर्स हैं जो मिस्ट इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं मूवीज़ एंड ड्रामास में. येस, तो ओके, नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड्स फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज़ होते हैं. तो कैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ होता है, जस्ट देख लेते हैं. स्टूडेंट्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स कंटेन्स सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 अलॉन्ग विथ सल्फ्यूरिक एसिड. अच्छा, NaHCO3 स्टूडेंट्स यहाँ होता है NaHCO3, और जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो यहाँ होता है H2SO4. ओके, ये एक तरह का कैप्सूल है, आप देख सकते हो कि कैप्सूल में H2SO4 फिल्ड होता है, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, और बाकी सिलेंडर में होता है सोडियम बाइकार्बोनेट. येस, तो क्या होता है, ये काम कैसे करता है रेगुलर फायर एक्सटिंग्विशर्स. ये आपने रेड कलर के सिलेंडर्स देखे होंगे अपने बिल्डिंग्स में, फ्लोर्स में, फिर कोई कमर्शियल एरियाज़ में जाते हो तो वहाँ पे भी देखा होगा, हॉस्पिटल्स में, सारी जगह पे ये अवेलेबल होता है, सो दैट कहीं पे भी फायर अगर होता है
फायर टेक्स प्लेस, तो यहाँ पे वो एक्सटिंग्विशर्स यूज़ कर सकते हैं. सो व्हाट हैपेंस ऑन फर्दर प्रेसिंग द कैप्सूल, एज यू कैन सी यहाँ पे एक कैप्सूल होता है, इसको अगर हम प्रेस करते हैं तो ये टूट जाता है, और जो सल्फ्यूरिक एसिड है यहाँ पे दैट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद NaHCO3 दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड इन दोनों के कॉम्बिनेशन से रिलीज होता है carbon dioxide. As you can see here, I have mentioned the chemical reaction at the bottom. NaHCO3 along with sulfuric acid gives Na2SO4, that is sodium sulfide, plus water plus carbon dioxide. Okay, तो नेक्स्ट पॉइंट दे आर सेइंग, ये जो CO2 बेस्ड, दैट मीन्स कुछ ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं जो CO2 रिलीज करते हैं. CO2 थोड़ा हेवियर एंड डेंसर होता है, इसीलिए CO2 यूज़ किया जाता है. बट इसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं. हम कहाँ पे CO2 बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज़ कर सकते हैं? CO2 based fire extinguishers do not causes corrosion and are non-conductors of electricity. अच्छा, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके पास ना ही कोई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ना ही कोई फ्री मेंबर्स होते हैं. तो ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है? जहाँ कहीं पे भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की वजह से, जहाँ पे कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगा हो या कोई भी इलेक्ट्रिकल रीजन्स की वजह से आग लगी हो, वहीं पर हम कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर्स यूज़ कर सकते हैं. ओके, फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज़ कर सकते हैं. So let's have a look into the methane. मीथेन की बात करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा मीथेन है. कार्बन डाइऑक्साइड हम देख चुके हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ भी देख लिए, केमिकल रिएक्शंस भी देख लिए, एंड उसके यूजेस भी देख लिए. सो ऑकरेंसेस ऑफ मीथेन. सी, फर्स्ट पॉइंट दैट इज मीथेन अकर्स इन नेचुरल गैस टू द एक्सटेंट ऑफ 87%. नेचुरल गैस में होता है अप टू 87%. ऑकरेंसेस मतलब कहाँ कहाँ मिलता है. सो मीथेन इज प्रेजेंट इन ऑल्सो बायोगैस. बायोगैस प्लांट्स में जो गैस रिलीज होती है एट दी एंड, जो सिलेंडर्स में फिल किया जाता है फॉर आइदर रेसिडेंशियल पर्पसेस या फॉर कमर्शियल पर्पसेस, दैट इज ऑल्सो अगेन अ मीथेन गैस. मीथेन का फॉर्मूला, अच्छा, विल सी इन द डिटेल इन द स्ट्रक्चर्स. इट इज फाउंड इन कोल माइंस. इट इज फाउंड एट द सर्फेस ऑफ मार्शी प्लेसेस विच इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज मार्श गैस. मार्शी प्लेसेस में ज़्यादा मिलता है, सर्फेसेस में उसके. नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द एब्सेंस ऑफ एयर. एब्सेंस ऑफ एयर मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशंस, विच सी हम इन प्रेजेंस ऑफ एयर रेस्पायर करते हैं, तो वी आर एरोबिक रेस्पायर्स, एंड जो एब्सेंस ऑफ एयर में रेस्पायर करते हैं दोज आर नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशंस और एनारोबिक रेस्पायर्स. ओके, so decomposition of organic matter in the absence of air, that is anaerobic producers or methane gas. Okay, next is fractional distillation of natural gas gives methane in pure form. See, जब बहुत सारे chemicals एक साथ मिले होंगे ना स्टूडेंट्स, तो उसे fractional distillation से separate किया जाता है. एक तरह का distillation tube होता है जिसमें कुछ fractions होते हैं, और धीरे धीरे हर एक member एक एक level पे distill होता जाता है, मतलब separate होता जाता है. अच्छा, क्या किया जाता है? इसे heat supply किया जाता है. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हीट सप्लाई किया जाता है. अच्छा, हीट सप्लाई करने से होगा क्या? सी, सबसे पहले हीट किया जाता है एंड चेकआउट किया जाता है कि सबसे पहला कौन मेल्ट हो रहा है. ओके, और जो मेल्ट होता जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट होगी ना उसकी कुछ, तो मेंबर का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो उसे हीट सप्लाई किया जाएगा, और जो मेंबर के मेल्टिंग पॉइंट होंगे उस रेंज में, वो धीरे धीरे हीट आउट होते जाएंगे और उसे सेपरेट किया जाएगा. वो होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. यस, तो चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं स्टूडेंट्स. कार्बन का जब हमने देखा है कि 4 वैलेंसीज होती हैं, वो 4 वैलेंसीज 4 अलग अलग हाइड्रोजन्स होल्ड कर लेती हैं. तो जब फॉर्मूला होता है CH4, दैट इज कॉल्ड एज मीथेन. ओके, ये होता है मीथेन. एल्केन का सबसे पहला मेंबर है मीथेन. अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. मीथेन के फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट तो है -182.5 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट है -161.5 डिग्री सेल्सियस का कलरलेस गैस है. नेक्स्ट उसकी डेंसिटी ऑफ लिक्विड मीथेन इज लेस देन दैट ऑफ वाटर से भी काफ़ी लेस डेंसिटी है. मीथेन उसके गैशियस स्टेट में होता है एट अ रूम टेम्परेचर, मतलब नॉर्मली गैशियस स्टेट में ही होता है एट रूम टेम्परेचर. मीथेन इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर. स्पेरिंगली मतलब थोड़ा सा, and it is highly soluble in organic solvents like gasoline, ethers, alcohols. Alcohols स्टूडेंट्स वो दूसरे वाले अल्कोहल्स होते हैं, एंड ईथर्स वो ROR, ये अलग अलग हैं, अल्कोहल्स ROH एंड सो ऑन. तो इन सब के बारे में हम डिटेल में हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे. सो वी आर नॉट गोइंग इनटू मच डिटेल्स इनटू दिस राइट नाउ. यस, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं स्टूडेंट्स. केमिकल प्रॉपर्टीज़
फर्स्ट इज मीथेन इज हाईली इन्फ्लेमेबल, सब बहुत ही जल्दी फायर कैच कर लेता है. ओके, दैट इज इन्फ्लेमेबल. इट बर्न्स बाय रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू गिव अ ब्लूइश फ्लेम. इट बर्न्स कंप्लीटली. ओके, तो मीथेन जब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो देता है कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विथ हीट एंड वाटर. Methane reacting with oxygen gives carbon dioxide, water and heat. Next, methane and chlorine gas. As you can see, this is methane and this is chlorine gas. When they react with each other at a temperature of almost 250 degrees Celsius to 400 degrees Celsius. मतलब 250 से लेके 400 तक के रेंज में, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेस, यूवी लाइट के प्रेजेंस में. तो ये देता क्या है स्टूडेंट्स? देता है मीथाइल क्लोराइड. इसे हम बोलते हैं क्लोरोमीथेन, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड हियर, क्लोरोमीथेन. एंड HCl, दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नाउ दिस रिएक्शन इज सेड टू बी एज क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन. मीथेन रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम दिया गया है क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन. यस, सो नेक्स्ट आगे देखते हैं इसके फीचर्स. नेक्स्ट इज इट्स यूजेस. नाउ मीथेन गैस इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज सच एज फैब्रिक एंड पेपर मिल्स, food processing industries and petrol purifications. Students, food processing industries, खाना बनाने के लिए जो gases यूज़ होते हैं, है ना, वो वहाँ पे भी यूज़ होता है. पेपर मिल्स, उसे एक तरह का कन्वर्ट करके पेपर, जब आप नया बुक आता है ओपन करते हैं उसके कुछ स्मेल आते हैं तो थोड़ा सा गर्माहट होती है उसमें. येस, दैट इज़ अगेन बिकॉज ऑफ मीथेन गैसेज. एंड फैब्रिक्स में भी यूज़ होता है फॉर डाइंग पर्पजेज, फॉर वीविंग पर्पजेज, फॉर मशीनिंग एंड ऑल. तो वो हो गया उसके यूजेस. सेकेंड इज बीइंग द स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन. क्यों हाइड्रोकार्बन स्टूडेंट्स? उसके पास एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, तो इसीलिए इसको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है. द प्रपोर्शन ऑफ CO2 रिलीज्ड इन द कंबशन ऑफ मीथेन इज स्मॉल. देखा आपने कि CO2 रिलीज हो रहा है बट काफ़ी स्मॉल अमाउंट में, इसीलिए इसे डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में भी यूज़ किया जाता है. डोमेस्टिक फ्यूल मतलब जो हम घरों में यूज़ करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज इथेनॉल, methyl chloride, methylene chloride and acetylene. ये सारे अलग अलग मेंबर्स हैं स्टूडेंट्स. ओके, तो ये सारे कंपाउंड्स जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनको बनाने में भी ये कंपाउंड ही यूज़ होता है, मीथेन. दैट मीन्स मीथेन होगा तो ही ये सारे कंपाउंड. इथेनॉल क्लोराइड, दैट इज C2H5, इथेनॉल. methyl chloride, that is CH3Cl. methylene chloride, CHCl2. and acetylene. Yeah, acetylene, CH and CH, triple bonds, acetylene. Okay, yes. तो बायोगैस स्टूडेंट्स ये हमारा प्रोडक्शन. इट इज़ एन anaerobic respiration, anaerobic process students. Anaerobic, as we have discussed it already, we have discussed it, that is absence of oxygen के presence में जो भी process होगा उसे हम बोलेंगे anaerobic respiration. Next is production of acid. The microbes which act as a biodegradable complex organic compound and produces organic acids. Production of acid. Production of acid मतलब सी बायोगैस में सबसे पहले एसिड बनेगा और देन उसके बाद मीथेन गैस प्रोड्यूस होंगे. तो एसिड बनने के लिए जो माइक्रोब्स, जो एजेंट्स जो एसिड बनाएंगे, वो क्या करते हैं? बायोडिग्रेडेबल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह काम करते हैं और एक ऑर्गेनिक एसिड जनरेट करते हैं. ओके, और फिर वो ऑर्गेनिक एसिड जनरेट होने के बाद जो सेकेंड स्टेप आता है, दैट इज मीथेन गैस प्रोडक्शन. अब गैस प्रोडक्शन, मीथेन गैस प्रोडक्शन में होता क्या स्टूडेंट्स? जो मीथेनोजेनिक बैक्टीरियाज उसमें प्रेजेंट होता है. सी बायोगैस के साथ साथ दूसरे एनिमल्स के भी जो कैटल वेस्ट होते हैं वो सब डाले जाते हैं बायोगैस प्रोडक्शन के लिए. तो बायोगैस में जो द मीथेनोजेनिक बैक्टीरियाज एक्ट ऑन द ऑर्गेनिक एसिड्स, जो भी ऑर्गेनिक एसिड्स उसमें रिलीज हुए होंगे टू प्रोड्यूस मीथेन गैस, उसके साथ यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड रिलीज हुआ ना, ये फर्स्ट स्टेप. और सेकेंड स्टेप में क्या होगा? सेकेंड स्टेप में ये जो बैक्टीरियाज हैं वो उस एसिड्स पे काम करेंगे, तो सो दैट कि मीथेन गैस प्रोड्यूस हो सके. तो देखते हैं चलिए क्या होता है स्टूडेंट्स. सी दिस इज एसिटिक एसिड. ये है एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड में एसिटिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड बना था ना. यस, ये एसिड ही तो है. एसिड की मदद से जब उसमें मीथेनोजेनिक बैक्टीरियाज काम करते हैं
तो वो बनता है मीथेन गैस और देता है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी में देता है, तो इट्स ओके विद दिस। तो मीथेनोजेनिक गैसेज विच एक्ट ऑन ऑर्गेनिक एसिड दैट इज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में द होल रिएक्शन टेक्स प्लेस इनटू अ न्यू डायरेक्शन दैट इज रिलीजिंग मीथेन गैसेज अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड। यस, तो बायोगैस प्लांट को भी एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये होता है हमारा बायोगैस प्लांट। ओके, बायोगैस प्लांट में सबसे पहले होता क्या है, एक तो होता है कि टैंक, या बायोगैस प्लांट में सबसे पहला क्या होता है, एक तो होता है टैंक। यस, टैंक में क्या करते हैं हम, स्लरी जो भी वेस्ट है कैटल्स के, वो हम उसमें सब डालते जाते हैं। यस, तो स्लरी जो डालते हैं उसका एक इनलेट चेम्बर होता है, वो इस रास्ते से अंदर आती है, तो इसे हम इसलिए बोलते हैं इनलेट चेम्बर। और डंक एंड वाटर मिक्स करते हैं, तो ये इनलेट चेम्बर में वाटर भी इनलेट होती है, मतलब एक वाटर पास ऑन होने का भी एक रास्ता होता है। तो जो भी स्लरी हमने कलेक्ट किया है वो वाटर के साथ मिक्सअप हो जाता है और इस टैंक में कलेक्ट हो जाता है। ओके, तो ये एक अंडरग्राउंड डाइजेस्टर टैंक जैसा होता है, ये काफ़ी नीचे अंडरग्राउंड होता है। यस, दिखाई नहीं देता ऊपर। यस, तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया इनलेट चेम्बर। तो ये सब कुछ जो हमने देखा कि जो एसिटिक एसिड है दैट इज CH3COOH, ये जो ऑर्गेनिक एसिड है रिएक्ट करेगा विद वेरियस मिथेनोजेनिक बैक्टीरियाज एंड इट विल गिव अस मीथेन गैस दैट इज CH4 एंड CO2, है ना। तो ये जो मीथेन गैस बनेगा भाई, इसे निकलने के लिए भी तो कोई एक आउटलेट चाहिए। यस, तो ये आउटलेट है ना भाई, यहाँ पे आउटलेट चेम्बर। तो ये आउटलेट चेम्बर जो है यहाँ से रिलीज करेगा और यहाँ से बहुत सारे, इसे डिटेल स्ट्रक्चर तो नहीं कह सकते, बट यहाँ आउटलेट चेम्बर से बहुत सारे पाइप्स कनेक्टेड होते हैं जो कि हमारे गैसेस जो एलिमिनेट हो रहे हैं CH4 दैट इज, तो वो मीथेन गैसेस को कलेक्ट कर सके। और उसको कंप्रेसर्स भी होते हैं जो कंप्रेस करके उसे सिलेंडर्स में फिल करते हैं, है ना। जो कमर्शियल प्रोसेस में यूज़ करते हैं उनके पास कंप्रेसर्स होते हैं, सो दैट जो मीथेन गैस एलिमिनेट हुआ वो उसे कलेक्ट कर सके। एंड मीथेन गैस कलेक्ट करने के बाद जो वेस्ट स्लरी, मतलब स्लरीज में से जो वेस्ट बच जाता है वो हम एग्रीकल्चर में, जैसे फार्मिंग एंड ऑल में, हम उसे ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ दैट एज मैन्योर। और यस, ये डोम है, डोम मतलब ऊपर की तरफ एक डोम जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा आपको कि भाई यहाँ पे डाइजेस्टर है और यहाँ पे जो आउटलेट चेम्बर्स हैं जहाँ से गैस रिलीज हो रहा है, ये यस एग्जिट ऑफ गैस है। तो यहाँ पे दो तरह के कनेक्शन हो सकते हैं, एक तो रेसिडेंशियल यूज़ होगा कि भाई जो जिसने बनाया है वो रेसिडेंट्स को सप्लाई करता हो डायरेक्टली, और दूसरा हो सकता है कि कमर्शियली उसे वो यूज़ कर रहा है फॉर वेरियस अदर पर्पसेस, CNGs फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे दूसरे कमर्शियल रीजंस हैं उसे सप्लाई करने के। तो ये जो आउटलेट चेम्बर है, ये आउटलेट चेम्बर से सप्लाई करेगा, एक पाइप होगा, पाइप के थ्रू ये बाहर एलिमिनेट होगा। ओके, तो बायोगैस का आपको समझ में आ गया होगा, बट स्टिल एक बार देख लेते हैं कि भाई मिक्सिंग टैंक विच इज़ स्लरी और कैटल डंक, तो यहाँ पे ये इनलेट चेम्बर की मदद से अंदर आता है और यहाँ पे हम डंक एंड वाटर दोनों का मिक्सचर रखते हैं। भाई विद इन act of various organic compounds, that is acetic acid here, and reacting in presence of various bacteria, that is methanogenic bacteria। यहाँ पे एक आउटलेट होता है, आउटलेट की मदद से गैसेस कलेक्ट होने लगते हैं, एंड गैसेस व्हेन दे स्टार्ट गेटिंग कलेक्टेड दे गेट एलिमिनेटेड थ्रू दिस पाइप। तो ये पाइप के दो आउटलेट्स हम रख सकते हैं, या तो रेसिडेंशियल पर्पसेस या तो कमर्शियल पर्पसेस। अगर हमने पर्सनल यूज़ के लिए रखा है तो ऑब्वियसली इट विल बी यूज्ड फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेस। ओके, सो होप सो स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा अच्छे से। एंड आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन स्टूडेंट्स, यू शुड रेफर योर टेक्स्ट बुक वंस अगेन बिफोर मूविंग ऑन टू द ऑनलाइन सेशंस। सी व्हाई आई एम सेइंग यू दिस इज, सी आई एम वेरी क्लियर टू यू ऑल स्टूडेंट्स, कभी भी कोई चीज़ पढ़ने से पहले, देखने से पहले को एक्सप्लेन तो कर दिया, बट फिर भी एक बार अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हो एंड देन फिर से ये वीडियोस देखते हो, अगर फिर भी नहीं समझ आया, फिर से एक बार भी वीडियो देखोगे तो डेफिनेटली समझ में आएगा। एंड आई एम अश्योरिंग यू दैट स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक पढ़ने में थोड़ा सा घंटाला आता है, आई नो दैट। सो व्हाट यू कैन डू इज, यू कैन स्टार्ट दिस वीडियो एंड कीप अ टेक्स्ट बुक इन फ्रंट ऑफ यू, एंड वेरेवर आई एम मार्किंग आउट द पॉइंट्स यू कैन मार्क इट आउट, नोट कर सकते हो कि भाई हाँ मैम ने यहाँ पे क्या नोट किया। साथ ही साथ आप टेक्स्ट बुक पे नोट करते जाओ एंड आपको डेफिनेटली क्लियर होते जाएंगे सारे पॉइंट टू पॉइंट। एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स एज ईजी एज आई कैन। सो होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर, एंड फॉर अपकमिंग chapters and upcoming videos, okay, and I am insisting you that you should refer your textbook। एक बार टेक्स्ट बुक रेफर करो, वीडियोस भी देखो, साथ ही साथ देख रहे हो तो काफ़ी अच्छी बात है।
if you're noting down the points which wherever I'm giving you ki, this is important, and wherever I'm writing out while explanations, if you're noting it down in the textbook itself, then it's very well enough, so that आप next time जब पढ़ोगे ना textbook को, see videos कभी कभी हो जाता है कि because of power failure or something or the other thing, because of the unavailability of assets and all, हम कभी कभी नहीं भी देख पाए, but that doesn't mean that कि हमने भाई concepts पढ़ा है तो हम भूल जाए, textbook में mark करके रखा है, then you can definitely अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स कि भाई हमने ये क्यों मार्क किया है. सो आई एम इंसिस्टिंग यू अगेन, वीडियोस देखते जाओ और साथ ही साथ टेक्स्ट बुक भी रेफर करो एंड मार्क द पॉइंट्स वेर एवर आई एम नोटिंग इट डाउन. ओके, yes, and students, for more upcoming videos, just do subscribe our channel and like the videos. Thank you.